Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Methods by Hashim Zia। भाई आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो तमाम स्टूडेंट जो नस के टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए चाह रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के अंदर हो, चाहे वो नस सोशल साइंसेस के अंदर हो, चाहे वो नस अप्लाइड साइंसेस के अंदर हो, या किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर आप नस के टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो भाई टेस्ट डे की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रेशर को कंट्रोल कैसे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न जो अक्सर बच्चों को हमारे पास आता है, सर वो टाइम को मैनेज कैसे करें। 200 एमसीक्यूज का पेपर है, 180 मिनट गिवन है, तो टाइम कैसे मैनेज करें। ऑन एवरेज आपके पास एक एमसीक्यूज के ऊपर 1 मिनट का टाइम नहीं है। ऑन एवरेज एक एमसीक्यूज के ऊपर 50 सेकंड्स का टाइम है, 54 सेकंड्स का तकरीबन टाइम आपके पास बनता है। भाई एक एमसीक्यूज को कितना टाइम दें। सेकेंडली रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप नस का टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हो तो नस के इंटरफेस को पहले से समझ लो। सॉफ्टवेयर के नस का सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा है, किस तरीके से वो एक्ट करता है, वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा किसी भी टेस्ट के अंदर। इधर यू आर गिविंग फॉर द इंजीनियरिंग साइड, इधर यू आर गिविंग फॉर द सोशल साइंसेस एलएलबी या फिर अप्लाइड साइंसेस। तो आपको ये चीज जहन में रखनी है, और खुदारा टेस्ट से पहले पहुंचना होता है, ये कितना जरूरी है, इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। लास्ट डे यानी कि आज जो चांद रात है, इस चांद रात के ऊपर टेस्ट से पहले आपने किन चीजों के ऊपर फोकस करना है उसको जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आपका आने वाले दिनों के अंदर नस का टेस्ट है, यानी कि अभी तक की जो नस के नेट पेपर 1 की डेट्स हमने देखी है, लास्ट डेट 29 नवंबर तक की आ रही है। सही है, एक दिन 1000 बच्चों का एग्जाम होगा अप्रोक्सीमेटली जितना हमें अंदाजा हो रहा है। तो आपने लास्ट डे किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, इनको लाजमी तौर पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप लोगों का नेट 1 आप देते हो तो क्या बाकी नेट्स आपको देने चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनकी तरफ से क्वेश्चन आया, सर हमारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, हम तैयारी इतनी अच्छी कर नहीं सके, किसी फलानी जगह से कर रहे थे, सर क्या नेट 1 जाकर दें। तो मेरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाजमी तौर पे दें। अगर आप आज रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाई भी और वो नेट 1 इस्लामाबाद जाके दे सकते हैं तो लाजमी तौर पे दें, लाजमी तौर पे दें। मैं इन तमाम बातों को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्यों आपको नस के मल्टीपल एग्जाम्स देना जरूरी होता है, उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आज की क्लास का आगाज करते हैं एक बेसिक चीज से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, नस के आपके पास जो टेस्ट होता है ये कहलाता है एनईटी का एग्जाम। नस एंटी टेस्ट सिस्टम साल में 4 दफा होता है। एडमिशन नस एक दफा देता है, मगर ये टेस्ट 4 दफा होता है। तो इट इज अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पूरे पाकिस्तान के कई हजार बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 40,000 तक के बच्चे हर साल नस का एग्जाम देते हैं। नस का एग्जाम साल में 4 दफा होता है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेटा नेट 1 आपके पास होता है, अभी 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 1 या दिसंबर 2 तक जा रहा होगा। सही है, इसके अलावा फिर नेट 2 होता है, फिर नेट 3 होता है, फिर नेट होता है। दस का जो नेट नंबर 1 होता है और नेट नंबर 3 होता है, ये सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। तो आपको पहले टेस्ट की टाइप समझनी पड़ेगी बिफोर यू आर गोइंग टू ऑप्ट द एग्जाम। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई नस के 2 तरह के एग्जाम है, एक कहलाता है सीबी नेट और एक कहलाता है पीबी नेट। सीबी नेट का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसको अटेम्प्ट करना हम बच्चों को कहते हैं थोड़ा निस्बतन आसान है। दूसरा होता है पेपर बेस्ड नेट, जो कि आपके पास कराची के अंदर या गिलगित के अंदर कंडक्ट होता है। नेट नंबर 2 और नेट नंबर 4 ये आपके पास पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी होते हैं। मगर जो नेट नंबर 1 है और नेट नंबर 3 है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास इस्लामाबाद में कंडक्ट होते हैं, पाकिस्तान के किसी और शहर में कंडक्ट नहीं होता। तो लाजमी तौर के ऊपर मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को, अगर वो कराची में बैठे हुए, कोयटा में बैठे हुए, कश्मीर में बैठे हुए या फिर केपीके के अंदर किसी जगह पे बैठे हुए, आप नेट 1 नेट 3 अगर दे सकते हो तो लाजमी तौर पे दो। यह हमेशा रिकमेंडेड होता है। अगर आपने अभी तक डेट अपनी सेलेक्ट नहीं करी हुई, आपके पास रात 12 बजे तक का टाइम है, 11 बजे जाके डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंड की डेट कोई ना कोई मिल जाएगी। और अगर आपने नस की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई तो मुश्किल से 20 मिनट का काम है, आप लाजमी तौर पे नस का नेट नंबर 1 दो। अगर आप दे सकते हो तो भैया उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा आपको एक्सपोजर मिलेगा। देखो हर चीज सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आगे चल के आपके लिए फायदेमंद होती हैं। कुछ बच्चों के बार बार ये मैसेजेस आ रहे थे, सर हमने तैयारी इतनी अच्छी नहीं करी भी, तो क्या नस का नेट नंबर 1 जाकर दें। बिल्कुल दो, दे सकते हो दो भाई, उससे एक्सपोजर मिलेगा, तुम्हें सॉफ्टवेयर की टाइप पता चलेगी, हमारा प्रेशर जो इतना ज्यादा भी सर पे सवार होगा यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के हवाले से काफी हद तक रिलीज होगा। दूसरी चीज, अच्छा नस का नेट 2 और नेट 4 पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी होता है, जैसे कि नेट नंबर 2 जो है ये आपके पास कराची में भी होता है, फिर आपके पास अल्लाह भला करे इस्लामाबाद में भी होता है और कोयटा में भी होता है। जबकि नेट नंबर 4 कराची में भी होता है, इस्लामाबाद में भी होता है, कोयटा में भी होता है और गिलगित में भी होता है। नस के नेट नंबर 1 22 नवंबर से लेके स्टार्ट हो रहा है और ये कब तक जाएगा इसकी अभी तक एंड डेट नहीं पता। तो आज की हमारे बैच के बच्चों ने डेट बताई है, 29 नवंबर तक की डेट उन्हें शो हो रही है, 29 नवंबर तक की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टार्टिंग की डेट पे टेस्ट दे रहे हो या एंड की डेट पे टेस्ट दे रहे हो, ये ध्यान में रखिएगा।
एक क्वेश्चन, एक कंसर्न जो अक्सर बच्चों के जहन में होता है कि सर अगर मैं एंड की डेट्स के ऊपर टेस्ट को सेलेक्ट करता हूं तो इससे फायदा है या नुकसान है। देखो, इट डिपेंड्स ऑन यू। हर इंसान अपने मुताबिक जो है ना जाविये को चेंज करता है। अब जैसे अगर एक आधा गिलास पानी भरा हुआ है, किसी को लगेगा कि वो आधा गिलास भरा हुआ है, वो शुक्र करेगा, जबकि किसी को लगेगा पूरा गिलास भरा हुआ नहीं है, आधा खाली है, ना शुक्र करेगा। तो भाई अगर आप एंड की डेट्स के ऊपर टेस्ट देने का सोच रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे फिर दो कंसर्न होते हैं। पहला कंसर्न ये होता है कि बच्चा इतना ज्यादा प्रेशराइज हो जाता है कि पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, इस बच्चे का टेस्ट ऐसा हुआ, इस बच्चे का टेस्ट ऐसा हुआ, इसका टेस्ट ऐसा हुआ। क्योंकि भाई जब तक अपने ऊपर नहीं आती ना तो सबका चीजें आसान लगती हैं। मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूं। आप लोग देखोगे कल जब 22 नवंबर नस का एग्जाम होगा, अल्लाह ताला उस जबरदस्त इस चैनल के ऊपर हम तमाम लेक्चर्स के ऊपर हम तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे, चाहे वो नस सोशल साइंसेस के हो, चाहे वो नस आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस हो, चाहे वो नस आपके पास अप्लाइड साइंसेस के हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के कंप्यूटर साइंस के बच्चों के नस का एग्जाम के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, हम उन्हें सॉल्व करवाएंगे, बिल्कुल सॉल्व करवाएंगे। मगर आप में से कई बच्चों को लगेगा ये बड़े इजी क्वेश्चन है क्योंकि वो आपके ऊपर नहीं आए ना। तो भाई जब आपकी टेस्ट की बारी आएगी ना, जब आप उस फेज से गुजरोगे, फिर आप उस वक्त तक पक के जो है ना वो हो चुके होते हो परेशान। तो इसीलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्टार्टिंग की टेस्ट की डेट रखना चाहते हो वो भी आप पे डिपेंड है, आप एंड की डेट रखना चाहते हो वो भी आप पे डिपेंडेंट है। क्योंकि देखो जब जितनी एंड की डेट होती है बच्चा उतना प्रेशराइज हो रहा होता है, ये एक फैक्चुअल चीज है। वैसे अभी तक की आज के दिन की जो टेस्ट की डेट शो हो रही है, अभी सुबह तक की 29 नवंबर तक की हो रही थी, अभी रात 12 बजे तक का टाइम है। अगर 12 बजे तक आपने टेस्ट की डेट सेलेक्ट नहीं करी तो जो भी सिस्टम में टेस्ट की डेट अवेलेबल होगी आपको नस खुद से असाइन कर देगा। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। अगर आज 21 नवंबर 12 बजे तक आपने टेस्ट की डेट सेलेक्ट नहीं करी तो नस खुद से आपको टेस्ट की डेट असाइन कर देगा। नंबर के ऊपर आप रात 12 बजे तक वगैरह पे कर सकते हो और फिर टेस्ट की डेट आपको खुद ही असाइन हो जाएगी, मिल जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी भी आप टेस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छा, अब देखो नस का जो नेट नंबर 1 होता है ना, ये इस्लामाबाद में होता है। अब जरा एक बात गौर से समझिएगा, इधर आप इस्लामाबाद में रहते हो या फिर इस्लामाबाद में नहीं रहते। अगर तो नहीं रहते तो आप ट्रेवल करके जाते हो इस्लामाबाद। तो वो तमाम बच्चे जो थ्रू आउट पाकिस्तान से भी नस का नेट नंबर 1 देने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, एक मशवरा मेरा उनको होगा कि खुदारा टेस्ट के दिन इस्लामाबाद ना पहुंचो, एक दिन पहले या 2 दिन पहले पहुंच जाओ। आपकी कोई खाला, चाचा, मामा, दादा कोई ना कोई रहता होगा तो ठीक है। अदरवाइज नस्ट के मेन कैंपस के सामने लाइन से हॉस्टल्स बने हुए, यकीन मानिए लाइन से हॉस्टल्स बने हुए। आप आराम से वहां जाके क्याम कर सकते हैं और वहां से बैठ के अपना जो है ना पर्टिकुलरली एक दिन पहले जाके थोड़ा फ्रेश हो सकते हैं। जिस दिन आप टेस्ट के दिन अगर जाके पहुंचते हैं ना, आप चाहे आप लाहौर ही क्यों ना रहते हो, ऑब्वियसली आपके जहन में कोई ना कोई प्रेशर होता है, आप थके हुए होते हैं, नॉर्मल सी बात है। हमने बड़ा ट्रेवल किया, ओपनली बात बता रहा हूँ आपको। आप जितनी ही कंफर्ट के ऊपर क्यों ना जाएं, आप थक जरूर जाते हैं, फिर आपके जहन पे प्रेशर। अगर तो जा सकते हैं भैया तो मैं आपको मशवरा दूंगा, मुश्किल से 1000-4000 के दरमियान का हॉस्टल मिलता है, नस्ट के मेन कैंपस के बिल्कुल सामने मौजूद है, लाइन से हॉस्टल्स बने हुए हैं। तो आप वहां जाके आराम से रह सकते हैं, एक दिन अपना बैठ के वहीं से तैयारी करें और फिर टेस्ट देने के लिए जाएं। उदाहरा अगर आपका सुबह में टेस्ट है तो गलती मत करें कि सुबह 6 बजे आप पहुंच रहे हैं, आप पूरा टाइम टेंशन में रहेंगे। 99% बच्चा जो इस्लामाबाद जाके टेस्ट दे रहा होता है वो भंड मार के आता है, गलत काम करता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना ज्यादा आसान है। मैं इसमें जो है ना लॉजिकली आपको एक चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्यों। तो बच्चे नेट 2 या नेट 4 देते हैं ना, और तो वहां से भी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर बेस्ड नेट के ऊपर पता है क्या होता है, भैया आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आते हैं ऑटोमेटिक। तो पेपर बेस्ड एग्जाम होता है ना, वो कोई एग्जामिनर सेट करता है, सही है। तो एग्जामिनर आपकी बिल्कुल आराम से अच्छी वाली फील्डिंग लगा सकता है, जो जेंजी की जबान होती है। जबकि कंप्यूटर बेस्ड नेट जो होता है उसमें ऑटोमेटिक क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके पीछे एक लॉजिक आपको बताता हूँ। नस का जो टेस्ट है पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, तो नस के जो सॉफ्टवेयर है उसमें हजारों क्वेश्चन फीडेड है। भाई आपका जो भी एग्जाम है, लेट्स सपोज अगर आप इंजीनियरिंग के सीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो मैथ्स का जो पोर्शन है, मैथ्स की जो मेमोरी है उसमें कोई 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन फीड हुए हुए हैं। भाई जब आप नस के सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके अपना रोल नंबर और पासवर्ड वगैरह डालते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं, रोल नंबर डालते हैं, भाई ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको रैंडमली 100 एमसीक्यू जनरेट करके देता है। एक दो बच्चे अगर साथ बैठे हुए नस का एग्जाम दे रहे हैं, दोनों बच्चों का पेपर बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल एक एमसीक्यूज भी सेम नहीं हो सकता काफी हद तक, क्योंकि भैया प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि सेम एमसीक्यूज होगा दोनों का। बहुत ज्यादा चांसेस क्या होता है सबका डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि भैया हजारों क्वेश्चन फीड हैं। हजारों क्वेश्चन जब फीड है तो जाहिर सी बात है भैया हर दिन हर बच्चे का पेपर क्या होता है, हर शिफ्ट के अंदर इनफैक्ट हर बच्चे का पेपर डिफरेंट होता है। भाई वो रैंडमली क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें इजी एमसीक्यूज भी होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं। जबकि जो पेपर बेस्ड एग्जाम होता है उसके अंदर क्या होगा, जो मैथ्स के 100 एमसीक्यूज आपके पास आएंगे, फिजिक्स के 60 एमसीक्यूज आएंगे, इंग्लिश टैलेंट्स आएंगे, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न का मतलब ये है कि भैया वो एक एग्जामिनर ने सेट किया हुआ होगा, वो रैंडमली जनरेट नहीं होगा। जाहिर सी बात है ना, पेपर बेस्ड जब एग्जाम आ रहा है, हद से ज्यादा अगर उसमें 4 पेपर भी उन्होंने बना दिए यानी कि ए बी सी डी, तो फिर भी आपके पास क्या होगा, डिफरेंट तो आएगा, नॉर्मल सी बात है। मतलब उसके अंदर भी क्या होगा, 4 पेपर्स भी अगर बना दिए तो चारों एग्जामिनर ने सेट किए हुए। अगर आप नेट 1 या नेट 3 दे सकते हो तो बिल्कुल दो,
अगर हम हमेशा रिकमेंड करते हैं ज्यादा से ज्यादा नेट्स का एग्जाम देने का। मैं सारी बातें भी डिस्कस करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन में यहाँ पे जरूर क्लैरिफाई कर देता हूँ। अक्सर बच्चे कहते हैं सर मल्टीपल नेट के एग्जाम देने से फायदा क्या होगा? देखो, नस के अंदर जो एडमिशन होगा ना वो तो अगस्त में जाके होगा, सही है। आप ये 4 दफा एग्जाम जो देते हो ना, इसमें से बेस्ट स्कोर काउंट होगा, बेस्ट ऑफ 4। यानी कि लेट सपोज नेट 1 आपने बगैर तैयारी के दिया 120 स्कोर। अच्छा बच्चा 120 करता है, ये भी बेकार नहीं कर सकता। अगर आपने हमारे प्रॉपर्ली एफएलपीज कवर किए थे, पूरे पाकिस्तान की वाहिद अकेडमी जिसने पूरे पाकिस्तान में नस के नेट नंबर 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर करवाया, हमें उस बात पे फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पीछे रीजन क्या है? आपका कोई भी दोस्त या आप खुद अगर किसी अकेडमी में बैठे हुए होगे ना, किसी इदारे में बैठे हुए होगे, वहां पे क्या होता था आज तक? वहां पे आज तक सिर्फ अप्रैल मई में जाके कोर्स कवर होता था, या फिर 10% कोर्स भी कवर नहीं करवाया जाता था। नस के नेट नंबर 1 से पहले रिकॉर्डिंग पकड़ा दी जाती थी। पूरे पाकिस्तान की वाहिद अकेडमी जिसे नस के नेट 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर करवाया डिटेल के अंदर विद प्रॉपर पास पेपर्स, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम थे। प्रोफेसर आफ्ताब हो गई, हमारी पूरी टीम हो गई, उसकी तारीफ के बड़े मुस्तहिक है कि आप लोगों के हम लोगों ने कंप्लीट कोर्स को कवर अप करवाया, सही है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों ने अगर एफएलपीज को अटेम्प्ट किया होगा तो याद रखिएगा वो एफएलपीज इसलिए डिजाइन किए गए थे कि आपका जो मोमेंटम हो बूस्ट अप हो जाए। यानी कि भाई आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, मगर आपने मल्टीपल नेट्स इसलिए देने होते हैं कि भैया अगर लेट सपोज नेट 1 में आपने 120 करा, नेट 2 के अंदर आपने फॉर एग्जांपल 130 करा, नेट 3 में आपने 159 करा और नेट 4 में आपने 160 कर दिया, तो इन चारों नेट्स में से जो हाईएस्ट नेट के नंबर होंगे ना वो काउंट होंगे। लेट सपोज नेट 4 में आपने 133 कर दिया, तो ये हाईएस्ट नंबर कौन से? 159 है। जितने ज्यादा नेट के एग्जाम्स आप देते हो उसमें आपको उतना ज्यादा पेपर सॉल्व करने का तरीकेकार समझ में आता है। वो सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर अगर तैयारी नहीं भी है तो स्टिल आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो, एप्टीट्यूड इज नॉट अबाउट द प्रिपरेशन, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो और कैसे आप अपने पर्टिकुलरली हवासों को काबू में रख। तो भाई हवासों को काबू में रखने की पहली चीज क्या है? पेपर से हमेशा पहले पहुंचो, पेपर से हमेशा पहले पहुंचो। ये सबसे पहला पॉइंट और सबसे क्रूशियल पॉइंट है जो 99% बच्चे इसमें फेल कर देता है। पेपर अगर सुबह 10 बजे तो पौने 10 बजे पहुंच रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के बाहर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये अक्सर देखा गया है। ये इंतहाई नालायक तरीन बच्चा होता है, ये कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता टेस्ट के अंदर, क्योंकि पूरा टाइम एंजाइटी के अंदर रहेगा। आप अगर आपका घर से 10 मिनट भी दूर है ना नस, तो यू शुड बी देयर एटलीस्ट एट 8 AM। भाई वहां जाके रिवाइज कर लो ना, जितना आपने आइंस्टाइन बनना था बन लिया, अब आप वहां जाके रिवाइज कर लो। बाकी आप घर से बैठ के रिवाइज नहीं कर सकते, आप वहां जाके रिवाइज कर लो थोड़ा सा। तो ट्रैफिक भी एक रियल चीज है। सेकेंडली, खुदारा अगर आपका नस्ट का एग्जाम है, आप इस्लामाबाद जाके नेस्ट का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी जगह जाके एग्जाम दे रहे हो, तो आप अपने घर से कोशिश करो एक दिन पहले पहुंच जाओ। अगर तो आप दूसरे शहर से ट्रेवल कर रहे हो, और हॉस्टल में जाके क्याम कर लो या किसी रिश्तेदार के घर जाके रुक जाओ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडली, टेस्ट से हमेशा 1 से 2 घंटे पहले पहुंचो। उससे उसके पीछे रीजन ये होगा कि भाई जब आप टेस्ट से पहले पहुंचोगे, अच्छा आपको कोई किताबें वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हॉस्टल के अंदर या अपनी जगह के ऊपर किताबें जरूर लेकर जाओ। अगर रिमेंबर दिस थिंग, आपको इतनी ऐसे कोई किताबें कैरी करने की जरूरत नहीं होती। आप अपना मोबाइल लेकर जाओ, उस मोबाइल के ऊपर पीडीएफ का जमाना है भैया, मोबाइल के ऊपर पीडीएफ लेके जब नस्ट आप जा रहे हो ना, तो हद कोई एक किताब ले जाओ अपनी। ये नहीं कि 6-6 किताबें, अक्सर देखा गया बच्चे 8-8 किताबें लेके जा रहे होते हैं। भाई 8-8 किताबें ले जाने की जरूरत नहीं है, संभालते कहां फिरोगे, और वो सारी चीजें बाहर रखवाते हैं। अपना मोबाइल लेके जा रहे हो ना, मोबाइल के अंदर जो सफे आपको पढ़ने हैं, जो एक अच्छी किताब है आपकी, वो एक साथ रख लो बैग में, और मोबाइल के अंदर बाकी पीडीएफ तो अवेलेबल होती है आपके पास। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर मोबाइल फोन जो आपके होंगे वो टेस्ट सेंटर के बिल्कुल बाहर रखवा दिए जाएंगे और प्रॉपर उनकी सिक्योरिटी होती है। भाई नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 इदारे की यूनिवर्सिटी है, प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप जब पहले जाके बैठोगे ना बाहर, या पहले जाके अगर आप अंदर एंटर भी नहीं हो रहे, जो टेस्ट सेंटर से पहले ऑब्वियसली लाइनें वगैरह लगवाते हैं, चेकिंग वगैरह जब वो कर रहे होते हैं, पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है लाइंस वगैरह के अंदर। तो आप एटलीस्ट कोशिश करो कि आधा घंटा पहले, पौन घंटा पहले लाजमी तौर के ऊपर, अगर 10 बजे पेपर है तो 9 बजे आप एटलीस्ट लाइंस के अंदर लग जाओ, और ताकि आप आधा घंटा पहले अपने टेस्ट सेंटर के अंदर अपनी टेबल के ऊपर जाके बैठ जाओ। बड़ा मजे का माहौल होता है भैया नस के टेस्ट सेंटर का। ब्लू कलर की टेबल होगी है, स्क्रीन, ये कोई गुस्से के अंदर मॉनिटर उठा के ना फेंक दे टेस्ट को देख के, तो उन्होंने स्क्रीन को भी कवर किया हुआ होता है शीशा लगा के, सही है ना। कोई बच्चे जज्बाती हो गए, टेस्ट इतना अच्छा उसको लगे कि भैया वो मॉनिटर को जो है ना बैठ के प्यार करने ना लग जाए, तो उन्होंने स्क्रीन कवर की भी होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक दफा अपना कीबोर्ड इस्तेमाल करना होता है, और वो सिर्फ अपना टाइप करने के लिए, रोल नंबर और पासवर्ड टाइप करने के लिए होता है। अदरवाइज सारा काम आपके जो है ना माउस का होता है। अक्सर बच्चे यहाँ पे पैनिक अटैक्स का शिकार हो रहे होते हैं, क्योंकि एक रॉ के अंदर तकरीबन 50-70 कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं। तो 50-70 एक रॉ में बच्चा बैठा हुआ होता है तकरीबन, भाई अक्सर बच्चे पैनिक अटैक्स का शिकार हो रहे होते हैं। इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि आप आधा घंटा पहले जाके अपने जो आपकी टेबल है, जो आपका एग्जामिनेशन की जगह है,
वहां लाजमी तौर पे बैठ जाओ ताकि आप अपने आप को माहौल के साथ एडजस्ट कर सको। देखो छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके हवासों को काबू में रखने के अंदर बड़ी मदद करेंगे। लोग इन छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते हैं। आपने करना क्या है, लाजमी तौर पे आधा घंटा पहले आप टेस्ट सेंटर के अंदर मौजूद होने चाहिए अपनी टेबल के ऊपर। आपको पानी की बोतल और तमाम एसेसरीज यानी कि जो स्टेशनरी वगैरह है वो आपको नर्स प्रोवाइड करेगा। रफ शीट भी आपको मिलेगी, रफ शीट भी आपको नर्स प्रोवाइड करेगा। आपको रफ शीट घर ले जाने की इजाजत नहीं होती। अगर एक रफ शीट भर जाएगी तो आपको एग्जामिनर को बताना होता है। तो भाई जब एग्जामिनर को बताओगे तो वो फिर आपको वो वाली रफ शीट ले लेगा और दूसरी रफ शीट प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर भी देखो छोटी छोटी बारीकियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। भाई इसमें एक चीज जो हमेशा हम बच्चों को बताते हैं कि अगर आपकी रफ शीट भरने वाली है, अगर थोड़ी सी जगह रहती है अभी, उससे पहले ही नर्स के एग्जामिनर को बुला लो। सर सर हेलो कैन यू हियर मी, अपना हैंड रेस कर दो ताकि वो पहले से आपके पास आ जाए। अक्सर बच्चे यहाँ पे भी एक जो भंड मारते हैं, देखो एक एक सेकंड जिंदगी का बड़ा कीमती है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, जब शीट भर गई, लेट सपोज पेपर है मेरे पास, ये पेपर मेरा जब भर गया उसके बाद मैं एग्जामिनर को बुला रहा हूं। अब एग्जामिनर को आने में टाइम लगेगा, फिर वापस जाएगा, पहले तो आके मसला सुनेगा ना, मसला क्या है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके बाद वो जाएगा लेकर आएगा। आपके सीधे सीधे 2 मिनट निकल गए। और 2 मिनट निकलना बहुत क्रूशल है भैया, एक सेकंड बड़ा कीमती है आपका वहां पे, स्पेशली जो इंजीनियरिंग सीएस का टेस्ट दे रहे हैं। सही है ना। तो बताने का मकसद ये कि छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट डे की टिप्स के ऊपर अगर मैं सबसे पहले डिस्कशन करूं कि आखिरी दिन आपने क्या करना है। देखो आखिरी दिन अक्सर वो पेशतर बच्चे गलतियां जो करते हैं ना, उन गलतियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। और लास्ट डे की मेरी तरफ से टिप्स क्या है, भाई वो तमाम बच्चे जो नस्ट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो कल मोस्ट प्रोबेबली आज आपकी शाम गनीमा है। आसान भाषा के अंदर हो सकता है भाई बड़े अफसरदा हो गए, बड़े परेशान हो गए। शाम गनीमा का मतलब ये होता है कि भाई लोग जो है ना बड़े अफसरदा चल रहे होते हैं, प्रेशराइज होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो भाई इसमें परेशान नहीं होना, आपके जो भी मजहबी कलमात है उनको पढ़ो बैठ के, पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, जितना ज्यादा आप चीजों को सोचोगे ना उतना ज्यादा डिप्रेशन में जाओगे। यार ये भी नहीं करा, 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 ये चैप्टर भी रह गया, चैप्टर भी रह गया। लास्ट डे आप कभी भी आइंस्टाइन नहीं बन सकते। लास्ट डे आपको आइंस्टाइन बनना भी नहीं है। सबसे पहले लास्ट डे जो है ना, सबसे जो बेहतरीन काम आप कर सकते हो, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपने छोड़ा हुआ है, उसको एटलीस्ट पढ़ लो, देख लो, रिवाइज कर लो। रट्टे नहीं मार सकते लास्ट डे। अच्छा, फॉर्मूला सारे के सारे कवर करो। चाहे आप नस इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप नस सीएस का टेस्ट दे रहे हो, आपकी फॉर्मूला शीट्स प्रिपेयर होनी चाहिए। इफ यू आर फ्रॉम आवर बैचेस, तो मैंने आपको पहली पहली क्लासेस में बताया था हर चैप्टर से पहले अपनी फॉर्मूला शीट मेंटेन करने का। तो फॉर्मूला शीट जो है ना, उसको लाजमी तौर पे पेपर में अपने साथ लेके जाइएगा। तो जाहिर सी बात है बाहर छोड़ दो कि अंदर लेके मैं चले जाना भैया, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मगर फॉर्मूला शीट रास्ते में रिवाइज करते जाओ। इसके अलावा जो कॉनिक्स की डायग्राम्स होती हैं और इस तरह के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको रिवाइज कर लो। फिजिक्स के अंदर फॉर्मूलाज हो गए, एसआई यूनिट्स हो गए, उनको लाजमी तौर पर रिवाइज कर लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट डे फॉर्मूलाज और कॉनिक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, रिवाइज करो। अच्छा, इसके अलावा लास्ट डे आप मॉक एग्जाम को दे सकते हो। वो तमाम बच्चे जो हमारे बैच के थे, भैया आप लोगों को जो एफएलपी दिया गया था उसकी डिफिकल्टी लेवल सेम नस्ट के लेवल के ऊपर थी, और आपने कोशिश ये करनी थी कि भाई कभी भी जब मॉक टेस्ट कोई भी दो एग्जाम अटेम्प्ट करो, तो जो टाइमर गिवन है ना, जैसे हमारे मॉक टेस्ट पे टाइमर चल रहा था, उससे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अपने हाथ में स्टॉप वॉच रखा करो। मेरी स्टॉप वॉच यहाँ पे कहीं पड़ी भी होगी, मैं दिखाऊंगा आपको। इस जमाने के अंदर, मैं जिस जमाने में तैयारी करता था आज से कोई 15 साल पहले, तो भैया स्टॉप वॉच रखते थे हम हमेशा। तो स्टॉप वॉच आपके पास लाजमी तौर पे होनी चाहिए। स्टॉप वॉच को रख के रखा करो। सेकेंडली, लास्ट डे आप मॉक्स और एफएलपीज को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगेन तीसरे नंबर के ऊपर आप जो रिवीजन करो ना, आप अब जो लास्ट डे रिवीजन कर रहे हो, जो आपने लेक्चर कॉपी अपनी बनाई हुई, अब देखो ये लेट सपोज आपकी लेक्चर कॉपी है, लेक्चर कॉपी को एक एक नजर मारते जाओ, एक एक नजर गो थ्रू करते जाओ। लास्ट डे जो रिवीजन की सबसे बेहतरीन टिप होती है ना, तो अक्सर हम अपने बच्चों को देते हैं कि लास्ट डे में रिवीजन क्या करना है। लास्ट डे में रिवीजन ये करना है, भाई जब आप हमारी प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व कर रहे थे, जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चन आपको बड़े डिफिकल्ट लगे थे, तो लास्ट डे जहां पे अपने टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो, चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, तो स्पेसिफिकली उन चैप्टर में से उन क्वेश्चंस को जरूर देखो जिन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर रहे थे प्रैक्टिस शीट में से तो फंसे थे। तो आपने फिर हमारे डाउट टीचर से या डाउट क्लासेस के अंदर, या डाउट जो टीचर थे आपने उनसे लाइव क्लासेस के अंदर वो क्वेश्चन डिस्कस करे थे, पूछे थे। तो लास्ट डे की आपकी यूनिवर्सिटी के लिए टिप ये होनी चाहिए कि जहां आप अपना सीक्वेंस सीरीज इंटीग्रेशन को रिवाइज कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन जहां पे आप फंसे थे, जहां पे आपको मसला हुआ था, जहां पे आपने देखा था एआई से कि भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उन क्वेश्चंस को नजर जरूर मारो हर सब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री के और इंटीग्रेशन के फॉर्मुलाज और कॉनिक्स के फॉर्मुलाज जरूर कर लेना बेटा। जिंदगी में तुम कुछ भी कर लो, ट्रिगोनोमेट्री के इंटीग्रेशन के फॉर्मुलाज मत छोड़ना। डोमेन और रेंज साइन एक्स की, कॉस एक्स की, टेंजेंट इनवर्स की, साइन इनवर्स की, जो डोमेन रेंज का एक टॉपिक होता है लाजमी तौर पे कर लेना। ये कल पेपर में जरूर आएगा हेलो हाई करने के लिए, चाहे आप बिजनेस का टेस्ट दे रहे हो चाहे इंजीनियरिंग का दे रहे हो। अच्छा, इसके अलावा
अ, वो तमाम बच्चे जैसे कल तो भाई कल वाले जो बच्चे हैं ना वो ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होंगे क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड टेस्ट होगा। नस के तमाम पास्ट पेपर्स हमने कवर करवाए। मैंने आज भी सर आफ्ताब से मैराथन डिजाइन करी। सर आफ्ताब की तबीयत थोड़ी नासाज थी बट अल्हम्दुलिल्लाह ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने आप तमाम बच्चों के लिए आज स्टिल एक और अपनी मैराथन बनाई और तकरीबन हमने लास्ट ईयर के जितने ऑथेंटिक क्वेश्चन थे नस के मैथ्स के सारे सॉल्व करवाए। उसमें बिजनेस के भी उसमें engineering के भी मैंने बिजनेस की अलग से मैराथन भी बनवाई थी नस के नंबर 4 2025 के लिए, उसको भी आप लाजमी तौर पे कवर करें। इसके अलावा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे यानी कि जैसे जैसे जिन बच्चों का 23 नवंबर को टेस्ट होगा तो 22 नवंबर के जितने पेपर्स होंगे उनको जरूर सॉल्व करिएगा, उनको जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। स्पेसिफिकली जो नेट 4 2025 था उसके क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे नेट 1 2026 के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जैसे जैसे आपका पेपर हो लाजमी तौर पे आपने अपने क्वेश्चंस को शेयर करना है ताकि हम उन क्वेश्चंस के ऊपर गाइडेंस बना सकें तमाम सब्जेक्ट्स के अपने क्वेश्चंस को। आर्किटेक्चर वालों के लिए जो हमारी आर्किटेक्चर का मटेरियल था आपको प्रोवाइड किया गया, वो सारे के सारे पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर के डिफरेंट नेट्स के अंदर आए थे। उनको लाजमी तौर पे वो जो एग्जांपल एक्सरसाइजेस हैं उनको लाजमी तौर पे कवर कर लीजिएगा। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक चीज जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा जो खाना पीना होता है ना ये रूह की गजा होती है। सही है ना, खाना पीना बिल्कुल रूह की गजा होती है। उसको जो है ना बिल्कुल तोंद भर के नहीं खाना होता। ये दुनिया का एक बेसिक असूल है। आप अगर हद से ज्यादा पेट भर के खाना खाओगे आखिरी दिन तो जाहिर सी बात है यू विल बी लेजी और आपने ये काम नहीं करना। मैं मानता हूँ आज फ्राइडे का दिन है, बिरयानी पकती है हर घर के अंदर, मैं बिल्कुल मानता हूँ। या फिर आप अगर इस्लामाबाद आज पहुंच रहे हो तो सिवाय खाना खाने के लिए जा रहे होगे, सिवाय के भाई वो जो पुलाव शलाव होता है और इसके अलावा आप कोई अच्छी फूड के ऊपर जाओगे कढ़ाई चढ़ाई फोड़ने के लिए, ये वाली फनकारी मत करना। ये कल पेपर के बाद के ऊपर रखो। जो खाने पीने का काम है ना इसको कल पेपर के बाद रखो। आज अगर खा सकते हो तो भैया सिर्फ उबले हुए अंडे खा लो ताकि थोड़ी एनर्जी आए, दूध शूध पियो। इतना हैवी खाना मत खाओ भाई, इतना हैवी मत खाओ कि यार आप पर्टिकुलरली लेजी हो जाओ और पूरी रात बैठ के फिर सोते ही रहो। नहीं, जितना कम आप खाओगे, ये तो हदीस मुबारक में भी आता है कि आप पेट के सिर्फ जो है ना आपको 2 हिस्से या 3 हिस्से खाने होते हैं, एक हिस्सा मिटाना होता है। अगर आप उससे भी अगर कम खा सकते हो तो कम खाओ। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई ताकि आप लेजी ना हो या अल्लाह ना करे किसी की तबीयत खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए तो वही बड़ा मसले का बायस है कि आपका टाइम जाया होगा। सॉफ्टवेयर आपको टाइम नहीं देगा, वॉशरूम जा रहे हो आपका टाइम जाया होगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। ये चीज ध्यान में रखो। इसके अलावा आपको पानी की बोतल वहां पे मिलती है। आप सिर्फ एक एक सिप करके पानी पी रहे हो तो ये नहीं कि आपने पूरा पानी पी लिया, नहीं तो फिर वॉशरूम जा रहे होते हैं। कुछ ये बड़ी बुनियादी बातें हैं। देखो आपको लगेगा इट्स अ जोक बट इट्स नॉट अ जोक। अक्सर बच्चे में टाइम यहाँ पे जाया कर देते हैं इस वजह से। तो आखिरी दिन आपने इतना हैवी नहीं खाना। आखिरी दिन आप नॉर्मल नाश्ता करो। आखिरी सुबह जब आपका पेपर है तो उससे पहले नॉर्मल नाश्ता करके जाओ। इसके अलावा आखिरी दिन भी लाइट स्नैक्स लो, लाइट मील लो, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और लाजमी तौर के ऊपर जल्दी सोने की कोशिश करो। एक गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। भाई सबसे बड़ा जो ब्लंडर होता है ना वो ये होता है कि बच्चे पूरी पूरी रात पढ़ रहे होते हैं फिर सुबह 10 बजे जाके नस्का एग्जाम दे देते हैं। देखो पूरी रात पढ़ने का टाइम नहीं है। जितना पढ़ना था ना बेटा वो अभी तक आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले पूरी रात पढ़ना था। अब पूरी रात नहीं पढ़ सकते। आपको अक्सर लोगों को जेनजी जनरेशन को लगता है बड़ा मजाक है। जेनजी जो है ना हमारी वो कहती है कि नहीं सर मैं तो पूरी रात पढ़ के भी जो है ना एग्जाम अच्छा दे सकता हूँ। नहीं दे सकते बेटा, ये एक ह्यूमन फैक्टर है, ये एक मेडिकल आपकी साइंस है। आप कैसे उसके अगेंस्ट जा सकते हो, नेचर के अगेंस्ट कैसे जा सकते हो। भाई अगर आप लेट सपोज आपको मॉर्निंग के अंदर आप फ्रेश अपने आपको फील कर भी रहे हो ना, जैसे जैसे इवेंचुअली द टाइम विल पास आपके ऊपर लेजीनेस आती जाएगी, आप पे प्रेशर आता जाएगा, आपको हल्का हल्का बुखार फील होता जाएगा। नॉर्मल सी चीज है भाई। तो खुदारा ये गलती मत करो। आप लाजमी तौर पे 11 बजे या 10 बजे सो जाओ और सुबह 3 बजे उठ जाओ। ये फिर भी तरीकेकार सही है। रात की जो 1 से लेकर 3 या 4 की जो नींद होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर लोग इसको मिस कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो नींद है ना इसको लाजमी तौर पे ले लो। आप जो आखिरी दिन है आपका उस दिन थोड़ा जल्दी सो जाओ। बेशक आप 10 बजे सो जाओ, आपने थोड़ा सा एक रिवीजन कर लिया, 10 बजे सो जाओ। सुबह 3 बजे के 4 बजे के मल्टीपल अलार्म्स लगाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। उस वक्त आप यकीन मानो जो आप रात के अंदर बैठ के रिवाइज कर रहे होगे ना, सुबह आप आधे घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हो। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। ये मैं प्रूवन फैक्ट आपको बता रहा हूँ। रात में जो 2 घंटे में आप रिवाइज कर रहे हो ना, अगर आप उस टाइम पे सो गए और सुबह 4 बजे उठ के वो आधे घंटे में आप 2 घंटे वाला काम रिवाइज कर सकते हो। सुबह का टाइम इतना बरकत का टाइम होता है। सेकेंडली, अच्छा एक चीज जो मैंने आपको बताई वो मैंने आपको बता दी है कि भाई टेस्ट से पहले पहुंचना है। अगर टेस्ट 10 बजे है तो सुबह 8 बजे 7:30 बजे आप लाजमी तौर पे नस्ट के बाहर हो, वहां बैठ के रिवाइज करते रहो। फिर 1 घंटा पहले आप अंदर जाओ, टेस्ट सेंटर के अंदर जाओ और टेस्ट सेंटर में जाके आराम से सुकून से अपनी टेबल के ऊपर अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाओ ताकि आप लोगों को लाजमी तौर के ऊपर एक कंफर्ट फील हो। लाजमी तौर पर क्या हो, कंफर्ट फील हो, आप माहौल से थोड़ा सा वाकफियत हासिल कर लो। अच्छा अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। सर नस का टेस्ट कंडक्ट कैसे होता है, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस क्या होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप नस का कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए जाओगे, चाहे नस अप्लाइड साइंसेस का, नस इंजीनियरिंग का, नस कंप्यूटर साइंस का या फिर नस सोशल साइंसेस का, बिजनेस प्रोग्राम्स के, याद रखिएगा नस के टेस्ट के अंदर टोटल आपके पास होंगे 100 एमसीक्यू। और नस का कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हो, नस के टेस्ट में होते हैं 200 एमसीक्यू और इन 200 एमसीक्यू कवर करने के लिए आपको 180 मिनट का टाइम गिवन हो।
तो भाई एक चीज तो अपने ध्यान में रखो, अब जब हम टेस्ट डिस्कशन के ऊपर आ रही है, सबसे क्रूशियल पॉइंट है हमारी आज की डिस्कशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच से पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन बच्चों ने ली थी नस 2025 के अंदर। दैट्स द रीजन कि हमें ये बात बहुत बेहतर तरीके से पता है कि आपने कैसे अच्छा परफॉर्म करना है। उस अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक बेसिक चीज ध्यान में रखो, 200 एमसीक्यूज है, 180 मिनट में सॉल्व करना है। ऑन एवरेज एक एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं है। आपके पास तकरीबन 50 सेकंड्स का टाइम है। 50 सेकंड्स रखो, 50 भी मैं नहीं कह रहा, 50 सेकंड्स का टाइम है आपके पास एक एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए। इफ यू आर गिविंग दी नस्ट सोशल साइंसेस, तब तो ये आप फिर भी इजीली मैनेज कर सकते हो क्योंकि वहां पे इंग्लिश और मैथ्स होती है। बट इफ यू आर गिविंग द इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और दी नस्ट आर्किटेक्चर और दी नस्ट अप्लाइड साइंसेस, तो वहां पे फिर 3 सब्जेक्ट्स होती है। वहां पे आपके लिए टेस्ट के टाइम को मैनेज करना ज्यादा क्रूशियल होता है। मैं आपको अभी नस का एग्जैक्ट जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है वो भी शो करूंगा, मगर उससे पहले कुछ बुनियादी पॉइंट्स हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर सबसे पहला पॉइंट, अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, नस्ट का एग्जाम देने के लिए जाते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से, आप देखोगे बहुत ही हरियाली आपको दिखेगी, रंग बिरंगी आवाम दिखेगी कल के एग्जाम के अंदर, जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर। ये हमने बहुत देखा है क्योंकि भाई मैं ना सिर्फ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूं, आई हैव अ मास्टर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एज वेल, यूएस। बताने का मकसद ये है कि भाई अक्सर बच्चा जब टेस्ट देने के लिए जाता है ना किसी भी अच्छी जगह का, तो वो अक्सर दूसरे बच्चों को देख के जो है ना अपने आप को बड़ा डिप्रेशन में लेके चला जाता है। यार ये कितने अच्छे घर का आया हुआ है, यार इसने कितनी अच्छी तैयारी करी हुई होगी, यार मैंने तो कॉनिक्स पूरा छोड़ दिया, यार मैंने तो अलजेब्रा नहीं करा हुआ था, यार मैंने तो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज मेरे जहन से निकल गए। तो आपके ऊपर एंजाइटी अटैक्स आ रहे होते हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं। when you are giving some sort of a very important when you are taking an important decision or when you are in a very important phase of your life, तो ये बहुत एक नॉर्मल सी बात है कि इंसान की जो बॉडी होती है, इंसान माइंडसेट होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। वो उसको कह रहा होता है कि भैया ये तुमसे आगे निकल जाएगा, ये देखो ये कितना पढ़ने वाला बच्चा है यार, यार ये कितना अच्छा बच्चा है, यार ये कितना अच्छी बच्ची है, ये कितना कितना मतलब तैयार होकर आई हुई है और कितना पर्टिकुलरली इसके अंदर पता चल रहा है कितना पढ़ने वाली है, और ये तो पेपर को ऐसे ऐसे रफ शीट को भर रही है बैठ के, ये रफ शीट को ऐसे ऐसे कर रही है, पता नहीं कौन कौन सी दुआएं पढ़ रहा है, सारी दुआएं इधर ही पढ़ रहा है पीर साहब। भैया अक्सर बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं प्रेशर के अंदर। खुदारा आपने किसी की तरफ नहीं देखना। एक चीज जहन में रखो, टेस्ट देने का सबसे बुनियादी असूल ये होता है कि आपने किसी की तरफ नहीं देखना। नंबर के ऊपर आपने अपनी जो भी आपके मजहबी कलमात है उसे पढ़ते जाओ। आपने ना पीछे वाले की तरफ देखना है, ना आगे वाले की तरफ देखना है, ना राइट वाले की तरफ देखना है, लेफ्ट वाले की तरफ देखना है। आप लोग बेसिकली एक रॉ के अंदर बैठे हुए होते हैं। आपने ना इस तरफ देखना है, ना इस तरफ देखना है, ना आगे देखना है, ना पीछे देखना है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी स्क्रीन को देखना है। इसको कहते हैं फील्डिंग सेट होना, कि भाई नस के जो टेस्ट होता है ना, अब आप इस हॉल को देख के अक्सर बच्चे जो है ना वैसे ही परेशान हो जाते हैं। एक हॉल में इतना बच्चा बैठा हुआ होता है, इतना बच्चा बैठा हुआ होता है एक हॉल के अंदर। दैट्स द रीजन कि नस सबसे ज्यादा पाकिस्तान की कंपीटेटिव यूनिवर्सिटी है। तो खुदारा अपने दोस्तों से लेक्चर को जरूर शेयर करना ताकि वो समझ सकें। अब देखो हॉल का आलम ये होता है, और ये वाली जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर मैंने इससे निकाली, आप इसको देख सको कि भैया आपकी जो ये मॉनिटर होता है ना, ये भी देखो एक शीशे में कवर्ड है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। आपका जो ये मॉनिटर है ना, ये भी एक शीशे के अंदर कवर होगा कि भाई अल्लाह ना करे किसी को टेस्ट इतना अच्छा लग जाए कि वो मॉनिटर को चूमने का उसका दिल चाहे तो उठा के, उन्होंने उसको पहले से क्लोज किया हुआ है, भाई इतना अच्छा टेस्ट लगना नहीं चाहिए किसी को। भाई ये आपका वो भी कंट्रोल होता है, और आपका जो स्क्रीन होती है आप यानी कि अंदर की तरफ करके रखा होता है, तो आप उसको देख रहे होते हो। पॉइंट इज दैट कि यार एक रॉ में देखो कितना बच्चा बैठा है, कितना बच्चा बैठा हुआ है एक रॉ के अंदर, एक कॉलम कॉलम कहेंगे उसको भैया, कितना बच्चा बैठा हुआ है। द पॉइंट इज दैट कि आपने खुदारा दूसरों की तरफ नहीं देखा। कोई बच्चा एक रफ शीट के बाद दूसरी ले रहा है, तीसरी ले रहा है, चौथी ले रहा है, भाई क्या पता उसमें गाने लिख रहा हूं, तुम्हारा उससे क्या कंसर्न है। भाई कुछ लोगों की राइटिंग बड़ी होती है, वो 10 रफ शीट ले सकते हैं। आई वाज आल्सो टॉपर एट माय टाइम, तो मुझे याद है मैंने अपने इंटरमीडिएट को जो फिजिक्स का पेपर था उसमें मैंने कोई 10 के करीब बी कॉपीज लगाई थी। मुझसे मेरा जो एग्जामिनर था वो बड़ा परेशान हो गया था, उसने आगे चेक किया, वो चेक कर ले भाई मेरी राइटिंग बड़ी है तो मैं तो करता हूँ काम। द पॉइंट इज दैट कि भाई हर एक की अपना डिफरेंट होता है। अब जो मेरे साथ कोई बैठा हुआ होगा ना, वो डिप्रेशन में चला गया होगा, यार मैंने तो एक ही कॉपी में काम करूंगा, 10 बी कॉपियां स्टिल रिमेंबर मेरा रिकॉर्ड था। मैंने मैथ्स में 9 बी कॉपियां ली थी, उर्दू में 4 ली होंगी, और मैंने इसके अंदर 10 ली थी फिजिक्स के अंदर, मुझे आज भी याद है बैक इन डेज। बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको किसी से वो नहीं कंसर्न। अब मेरे साथ जो बैठा हुआ हो सकता है डिप्रेशन में आ गया हो, और ये नॉर्मल सी बात है। आपको एक रफ शीट के बाद दूसरी रफ शीट भी मिल जाएगी, मगर आपको पहली वाली वापस करनी होती है। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे हो, अब देखो यहाँ पे इन्विजिलेटर यहाँ पे भी मौजूद होगा, इधर भी कहीं ना कहीं हो सकता है वो घूम रहे होते हैं, सही ना, वो आपस में बैठ के घूम रहे होते हैं। तो भाई अगर आप यहाँ पे कहीं पे बैठे हो और आपका जो इन्विजिलेटर है सबसे एंड में है, तो आपकी जैसी रफ शीट खत्म होने वाली हो उससे पहले, ये हमेशा का असूल है भाई, ये बेसिक चीज है। रफ शीट जब खत्म होने वाली है उससे, जब आपको लग रहा है कि आधा पेज रह गया या 3-4 लाइनें अब रह गई हैं, उससे पहले आप हाथ हैंड रेज कर दो, ताकि जब तक एग्जामिनर आपके पास है आप सॉल्व करते जाओ। आपका एक एक सेकंड बड़ा कीमती है। एक एमसीक्यूज पे खाली 54 सेकंड का टाइम अवेलेबल है, 50 सेकंड का टाइम अवेलेबल है। दूसरों की तरफ नहीं देखना, अपने काम से काम रखना है। पेपर को स्टार्ट करने से पहले जो भी आपकी दुआया कलमात हैं, आप मुसलमान हो तो आपके जो भी दुआया कलमात हैं
आप पर्टिकुलरली उनको पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, आप कलमे पढ़ो अपने, आप पर्टिकुलर दुरूद शरीफ पढ़ो और उसके बाद स्टार्ट करो। आप क्रिश्चियनिटी से हो, आप अहमदी से हो, आप कोई भी पर्टिकुलर आप हो, आपके जो मजहबी कलमात है उनको पढ़ो। इट्स लोग काफी सारे दूसरे मजहब से भी होते हैं या नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं, मतलब जो किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करते, ऐसे भी होते हैं। मेरा सबके लिए एक ही चीज है कि भाई जो चीज आपको रिलैक्स करती है आप उसको पढ़ो। अगर आप एथिस्ट हो, आप सन के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर लो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लो। द पॉइंट इज दैट मस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट, मस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट भाई आपने अपने आप को थोड़ा सा जो है ना हौसला देना है और आपने अपने आप को ये बताना है कि आप कर सकते हो। पहली चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर काम क्या है? दूसरे नंबर के ऊपर एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभी हम नस के सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देखने के ऊपर जा रहे हैं, उससे पहले अच्छा कीबोर्ड आपने बिल्कुल यूज नहीं करना। अगर आप कीबोर्ड को इस्तेमाल करने के ऊपर जाओगे, आपका सिस्टम जो होगा वो 1 से 3 मिनट के दरमियान के ऊपर वो थोड़ा सा फंक्शन पॉज हो जाता है, लिखा हुआ आ जाता है कि भाई कीबोर्ड इज नॉट अलाउड टू यूज ड्यूरिंग द टेस्ट। कीबोर्ड के ऊपर हाथ मत मार देना, कीबोर्ड को थोड़ा सा अंदर करके बेशक रख दो। और खुदारा अच्छा एक और चीज, नस का जो सॉफ्टवेयर होता है ना भैया, ये जो टेस्ट आप देते हो ये गूगल क्रोम के ऊपर ओपन किया हुआ होता है इन्होंने किस पे ओपन किया हुआ होता है? क्रोम के ऊपर। तो भैया यहाँ पे जो ऑप्शन होता है ना, जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखोगे यहाँ पे मिनिमाइज का या क्रॉस करने का, उस पर क्लिक मत कर देना भैया खुदारा माउस के जरिए। तो आपने कीबोर्ड को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना ड्यूरिंग द टेस्ट, उसको आपने जितना भी काम करना है माउस के जरिए करना है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो चीज क्या है कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर जो सेक्शन अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छा लगता है। अब देखो टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता कि टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करने के ऊपर जाना है। तो भैया देखो टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपके सामने जब आपका टेस्ट ओपन होगा, रोल नंबर वगैरह पासवर्ड वगैरह डालोगे ना, अपना रोल नंबर नेम और रोल नंबर जब आप डालते हो तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके टेस्ट की स्टार्ट होने की टाइम है 10 बजे की, तो 10 बजे ऑटोमेटिकली टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा और जो गिवन टाइम है उस पर आप सबमिट करो ना करो, वो टेस्ट आपका ऑटोमेटिकली सबमिट होके खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, क्लोज हो जाता है। आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता कंप्यूटर बेस्ड के ऊपर। अच्छा, नर्स के टेस्ट को अटेम्प्ट करने की सबसे बुनियादी चीज ये होती है भाई आप अपने सेक्शन को चूज करें। आपकी मर्जी होती है कि लेट सपोज इफ यू आर गिविंग दी इंजीनियरिंग और दी कंप्यूटर साइंस एग्जाम, तो आपकी चॉइस है पहले फिजिक्स सेक्शन को सेलेक्ट करो, इंग्लिश को करो या मैथ्स को करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है हमेशा उसको पहले सेलेक्ट करना। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, लेट सपोज इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं लगती, इंग्लिश पहले सेलेक्ट कर लिया, फिजिक्स इतनी पसंद नहीं है, फिजिक्स पहले सेलेक्ट कर ली। नहीं, आपको जो सेक्शन अच्छा लगता है पहले उसको करो, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, आपको लगता है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है, उसको पहले सेलेक्ट करो। अगर आप ना सोशल साइंसेस दे रहे हो, मैथ और इंग्लिश में से जो आपको अच्छा लगता है पहले उसको करो। ना आर्किटेक्चर दे रहे हो, वहां पे डिजाइन एप्टीट्यूड है, मैथ्स है, इंग्लिश, जो अच्छा लगता है पहले उसको करो। अगर अप्लाइड साइंसेस का दे रहे हो तो वहां पे आपके पास बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, इंग्लिश है, जो अच्छा लगता है पहले उसको करो। अगर खुदारा इस चीज को समझो कि भाई सेक्शन रैंडमली चूज नहीं करना कि जो पहला गिवन है पहले उसको करने पे चलेगा, नहीं, जो अच्छा लगता है उसको अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करो। अच्छा, जब आपने सेक्शन को चूज कर लिया, अब अक्सर बच्चे यहाँ पे जो ब्लंडर करके आते हैं ना, अलग ही कमाल के लेवल का है। ये चीज सबसे क्रूशियल है अपने तमाम दोस्तों को बताना कि लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको इंजीनियरिंग की या कंप्यूटर साइंस की या पर्टिकुलरली किसी भी टेस्ट की जहां पे आपके ना सोशल साइंसेस की, मैथ्स में आपने पहले मैथ्स को सेलेक्ट करा। अब मैथ्स के अंदर आपके पास 100 एमसीक्यूज आ रहे हैं, मैथ्स के अंदर 100 एमसीक्यूज आ रहे हैं। लेट सपोज ये पहला एमसीक्यूज था, फिर आपने नेक्स्ट करके जब आगे जाओगे दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, छठा आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, अक्सर बच्चे जो है गलती करते हैं जो कि हमेशा फेल होंगे एग्जाम के अंदर, वो जो है ना बारी बारी सीक्वेंस वाइज चलते हैं। पहला एमसीक्यूज अटेम्प्ट करा, नहीं आता, बैठ के सोचते रहेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे बेटा सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, तुम टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते। 99% बच्चा जो टेस्ट अटेम्प्ट करने के ऊपर जाता है वो गलती करता है कि भैया वो सिंपल तरीके से एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होता है। आपने खुदारा सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना। इफ यू आर फॉलोइंग अ सीक्वेंस यू कैन नेवर कंप्लीट द टेस्ट इन द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। तो भैया एक चीज ध्यान में रखो, आपने हमेशा पहले उस एमसीक्यू को सॉल्व करना है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। नॉर्मली एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर 3 तरह के एमसीक्यूज होते हैं बेटा, इजी एमसीक्यूज भी होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं। तो नस्ट का सॉफ्टवेयर है ना, ये बड़ा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हर बच्चे के रैंडमली क्वेश्चंस आते हैं। तो भैया यहाँ पे इजी एमसीक्यूज भी होंगे। लेट सपोज इजी एमसीक्यूज आपके पास आ रहे हैं 60%, देन आपके पास मॉडरेट एमसीक्यूज होंगे बाकी के 30%, और 10% एमसीक्यूज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट तो आपके अच्छे भी सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही अच्छा आईक्यू ना रखते हो। तो भैया और एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं, नॉर्मली कंप्यूटराइज्ड टेस्ट में तो इतना ये नहीं होता, जो पेपर बेस्ड टेस्ट होते हैं
उसके अंदर जैसे आईबी का हो गया, या फिर लेट्स सपोज आपके पास जो जितने भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है, जो नस का नस का जो पेपर बेस्ड एग्जाम होता है, जैसे आईबी का पेपर बेस्ड होता है, वहां पे जानबूझ के स्टार्टिंग के 3 4 5 एमसीक्यूज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डाले जाते हैं। 99% बच्चा इस लॉजिक को फेल कर देता है। इस बात को समझने के अंदर ये जानबूझ के टाइम वेस्ट करने के लिए डाले गए हैं। जो स्टार्टिंग के अंदर एमसीक्यूज होते हैं वो नॉर्मली ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं एज कंपेयर टू दी एंड वंस। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। हर यूनिवर्सिटी का एक पैटर्न है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ग्लोबली एप्टीट्यूड के अंदर जितने आपके जीआरई जीमेट के एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी पैटर्न फॉलो होता है कि स्टार्टिंग के जो आपके एमसीक्यूज होते हैं दे आर ऑलवेज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। एंड वाले क्या होते हैं, एंड वाले फिर भी मॉडरेट होते हैं, इजीएस्ट होते हैं। और अगर नस अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट करके बैठा है भाई, तो वहां पे लॉजिक डालना कितना मुश्किल है। बच्चों का काम है भाई, अगर आप ये लॉजिक डिजाइन कर रहे हो तो आपने वहां पे एक सर्टेन लेवल दे दिया, उसके ऊपर लॉजिक आपने डिफाइन कर दिया सॉफ्टवेयर को, तो भाई स्टार्टिंग के अंदर आपने जो अबव 8 लेवल का आईक्यू का क्वेश्चन है वो आपने डालना है, अबव 7 लेवल का आईक्यू। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, भैया 1 to 10 अगर उन्होंने आईक्यू लेवल रखा हुआ है, तो भाई हमेशा याद रखो आपने सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना। आप पेपर जब अटेम्प्ट करने के लिए आपने अपनी पसंद का सेक्शन चूज कर लिया, तो भाई आप हमेशा जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होगा ना, आप देखोगे बच्चे जो ना टूट पड़ेंगे एमसीक्यूज। बिल्कुल सही चीज है, आपने भी यही करना। मगर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए, आपके पास मैथ्स का सेक्शन ओपन हो गया, अब आप देखो पहला क्वेश्चन कैसा है। आपने ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, हाथ पे घड़ी बांध के जानी है। हाथ पे घड़ी बांधना इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि भाई एक एमसीक्यू के लिए 50 सेकंड बस गिवन है। एक एमसीक्यू में कितना टाइम है, 50 सेकंड का। भाई पहला क्वेश्चन देखते साथ ही आपको आइडिया हो जाएगा क्या ये आप 50 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपको लॉजिक पिक हो रही है, नहीं हो रही है। तो अगर तो लॉजिक पिक नहीं हो रही, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, या फिर क्वेश्चन लेट सपोज आपके पास बहुत लेंथी आ गया, जैसे कि आज ही सरफ साहब मैराथन करवा रहे थे, उसमें ये वाला क्वेश्चन एक आया हुआ था इस तरीके से, पावर 99 वाला शॉर्टकट उन्होंने बताई थी। अब ये एक लेंथी क्वेश्चन, अगर आपको शॉर्टकट नहीं आती, अगर आपको शॉर्टकट नहीं आती, ये क्वेश्चन बहुत नष्ट में आ रहा है, तो भाई मैं इसके ऊपर टाइम जाया नहीं करूंगा। या फिर देखो, इंसान की जो फितरत होती है, अल्लाह मियां ने इंसान को बड़ा खसूसी बनाया है, बड़ा यूनिक बनाया है। बहुत दफा ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता है, कोई चीज आपने पढ़ी थी, वो चीज उस वक्त आपके जहन में नहीं आ रही, अब आप कहते हो यार थोड़ी देर में जहन में आ जाएगी, तो उसके ऊपर बैठ के आप अल्लामा इकबाल बनकर पेपर में बैठ के सोच रहे हो यार ये पढ़ा था मैंने परसों, कॉन्सेप्ट कुछ तो था। आपका टाइम जाया होता है। आपको नहीं आता, उस पर लानत भेजो 2 दफा, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। आपके पास सॉफ्टवेयर जो होगा, मैं भी सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है नेक्स्ट का, करके आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओ, किसी ने आपको रोका है आगे जाने से। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर सेकंड एमसीक्यूज लेट सपोज नहीं आता, कोई मसला नहीं है, आगे बढ़ जाओ। अपने आप को प्रेशराइज मत करो कि भाई मुझे 10 क्वेश्चन नहीं आते। भाई नस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको बाद में सोच सकते हो, तुम एक अच्छा काम कर रहे हो। अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं ना, कि पहले सीक्वेंस वाइज चल रहे होते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको बैठ के सोच रहे होते हैं, उन्हें लगता है वो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, वो इंतहाई नालायक और बेवकूफ होते हैं। तो भाई इस तरीके से तुम्हारे पास जो एंड के इजीएस्ट क्वेश्चन से, लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, आपने स्टार्टिंग का सारा टाइम आपने लगा दिया क्वेश्चन सोचने के ऊपर और बारी बारी क्वेश्चन को सॉल्व करके जाने के ऊपर। अब आपके पास 180 मिनट के अंदर एंड के 160 मिनट खत्म हो गए, लास्ट के 20 मिनट बचे हुए हैं, पूरा इंग्लिश का सेक्शन रहता है, या फिर अभी आपको फिजिक्स का भी आधा सेक्शन रहता है। अब आप क्या कर लोगे? अब आपने स्ट्रेट, इसका मतलब ये कि भाई अगर आपने स्टार्टिंग के अंदर 20 मिनट अपने जाया कर दिए ना, तो सिंपल मतलब ये कि एंड के 30 एमसीक्यूज आपके गए, एंड के 30 मिनट आपके एमसीक्यूज गए। अगर स्टार्टिंग के 20 मिनट जो सबसे क्रूशियल थे अगर आपने वो जाया कर दिए, तो इसका मतलब ये कि एंड के 30 एमसीक्यूज तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या मारोगे फिर? बताने का मकसद ये कि भाई जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ते जाओ, नेक्स्ट 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 करके आगे जाते जाओ। सिर्फ इजीएस्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, और इजीएस्ट क्वेश्चन के लिए भी आपने ये चीज ध्यान में, अब कुछ क्वेश्चन होते हैं बड़े इजी होते हैं मगर वो टाइम टेकिंग होते हैं। लेट सपोज मेरे पास अगर एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं इसकी एग्जांपल आपको दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि मेरे पास एक क्वेश्चन आता है cos की पावर 4x की इंटीग्रेशन का। अब ये क्वेश्चन इजीएस्ट है, अगर आपको इसकी शॉर्टकट आती है। इसकी शॉर्टकट मैंने सिखाई थी sin स्क्वायर x, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x वाली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अब मगर ये cos की पावर 4 पे आ रहा है, तो अगर आपको वैल्यूज रिडक्शन या रिडक्शन फॉर्मूला नहीं आता तो आपके लिए लेंथी है थोड़ा सा। तो अब ये क्वेश्चन अगर ट्रिक आती भी है ना, अगर लेट सपोज आपको ट्रिक नहीं आती है, नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करने के ऊपर जाओगे, इट विल टेक एटलीस्ट 2 मिनट। अब ये 2 मिनट लेगा, मुझे ऑल्दो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है मगर ये 2 मिनट लेगा, तो आपने इसको भी अटेम्प्ट नहीं करना। आपके पास नेक्स्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन होगा, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओ। अभी इस पे टाइम मत लगाओ। आप सिर्फ अभी पूरे मैथ्स के पेपर में से आप सिर्फ वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाओ जो आप विदिन 30 सेकंड्स के अंदर, विदिन 50 सेकंड्स के ऊपर इजीली जल्दी जल्दी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज है मेरे को, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आप छोड़ते जाओ। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है लेंथी है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भैया उसके अंदर अभी आपको जो है ना पर्टिकुलरली उस पर टाइम लगेगा सोचने में, उसको भी छोड़ दो। अच्छा, नर्स के पेपर में एक चीज ख्याल रखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिव्यू का और एक ऑप्शन होता है सेव का। ये बात पहले समझ लो भाई, सेव वाली।
अक्सर हमारे बच्चे माशाल्लाह से इतनी बड़ी फनकारी करके आते हैं कि भाई आपने नस के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर आपने उसके ऊपर टिक करा, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन पे टिक करा और आपने टिक करने के बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करा, डायरेक्टली नेक्स्ट कर दिया, तो वो एमसीक्यू आपका सेव नहीं होगा, वो एमसीक्यू रेज हो जाएगा। यानी कि भाई लेट सपोज आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सेव करने वाला, आपने एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन बहुत इजी था, आपने टिक कर दिया उसको, सही है, और डायरेक्टली नेक्स्ट कर दिया, वो क्वेश्चन आपका मार्क नहीं होगा, आपको सेव लाजमी तौर पे करना है। मैं भी नस का इंटरफेस आपको दिखाऊंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। ये नस के टेस्ट के अंदर सबसे बड़ी पंचायत है और ये सबसे बड़ी फनकारी है। इसमें आपका टाइम डबल क्लिक करने पे एक्स्ट्रा जाया होता है, तो ये क्लिक जितने नंबर ऑफ क्लिक ज्यादा होंगे उतना आपका टाइम उस पर लग रहा है ना, माउस पे लाके कर भी रहे हो तो आप। बताने का मकसद ये कि भाई सेव करना बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे टिक करा, टिक करके नेक्स्ट कर दिया, नहीं, ऑप्शन पे जब आप कोई भी करेक्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद सेव करना कंपलसरी है। अच्छा, एक और चीज, नस्ट में एक ऑप्शन होता है रिव्यू करने वाला, नस्ट में एक ऑप्शन होता है रिव्यू करने। लेट सपोज तीसरे नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा था, फॉर एग्जांपल हमारे पास तीसरे नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन कोई एग्जिस्ट कर रहा था हमारे पास। लेट सपोज मैं कहता हूं कि भाई ये क्वेश्चन आ रहा था हमारे पास किस चीज का, तो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ रहा था, आयोटा -2 होल पावर में 5। अब मैंने इसको जल्दी से सॉल्व किया, इसके मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी इन दो करेक्ट होगी, मगर मेरा आंसर जो है ना कुछ और ही आ रहा है, मेरा टाइम भी जाया हो रहा है यार। मैंने मैंने इतनी मेहनत से इस क्वेश्चन सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद जो मुझे आंसर मिल रहा है वो आंसर मैच ही नहीं कर रहा। तो अब मैं एक काम पता है क्या करोगे, आप जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है उस पर टिक करके उसको रिव्यू के ऊपर भी क्लिक कर दो, रिव्यू पे क्लिक करके फिर सेव करके आगे बढ़ जाओगे। इससे फायदा क्या होगा कि बाद में जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर कंफर्म नहीं थे ना, आप बाद में आपको जैसे टाइम मिलता है आप उनको रिव्यू में डाल के बाद में उनको रिव्यू के तौर पे देख सकते हो कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको नहीं आते थे। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले सारी इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग एट ऑल। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर जैसे मैंने आपसे कहा पहले नंबर के ऊपर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चूज करना है। सेकंडली जो भी आप सेक्शन को चूज कर रहे हो उस सेक्शन के अंदर ये आपने मेक श्योर करना है कि पहले आप सिर्फ इजीएस्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड विद इन सेकंड में कर सकते हो उसको कवर करो। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है भाई। तुम्हारे अगर लेट सपोज अगर तुम स्टार्टिंग के 30 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चंस भी इजीली कवर कर पाते हो ना पूरे पेपर में से, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा, पूरे पेपर से, इट्स मोर देन गुड कि तुमने एटलीस्ट सारे इजी क्वेश्चन कर लिए। अब तुम मॉडरेट वालों पे जा सकते हो, थोड़े से लेंदी थे, थोड़े से डिफिकल्ट थे, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, फिर उसके बाद एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पे जा सकते हो। तो भाई लेट सपोज मैथ्स के अंदर अगर 100 में से आपने इजीली 40 क्वेश्चंस करे, ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। तो तमाम क्वेश्चन जिनकी कैलकुलेशन पे आपको डाउट हो, अच्छा बहुत दफा क्या होता है बच्चा जो है ना अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर जाता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बहुत दफा बहुत सारे बच्चों के पेपर में ये होता है कि लेट सपोज एक क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा था, आप उसको सॉल्व करने पे गए, आपने सॉल्व भी किया मगर उसका आंसर मैच नहीं कर रहा, अब आपका टाइम जाया हो रहा है, अब आप प्रेशराइज फील कर रहे हो। तो भाई रिमेंबर दिस थिंग, कोई मसला नहीं है, अपनी कैलकुलेशन को एक दफा चेक कर लेना, स्पेसिफिकली प्लस माइनस के साइंस को। 99% जो गलतियां होती है प्लस माइनस के साइंस पे होती है, एक दफा कैलकुलेशन रीचेक कर लो। अगर तो कैलकुलेशन रीचेक करने पे आपका आंसर सही आ जाए तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो बेटा फिर उसको रिव्यू में डालो, आगे बढ़ जाओ। जितनी क्वेश्चन की कैलकुलेशन के ऊपर या ऑप्शंस के ऊपर डाउट हो उनको रिव्यू पे डालो, बाद में उन रिव्यू वाले सेक्शन के ऊपर सारे रिव्यू वाले क्वेश्चन आपको शो हो जाएंगे। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ के आगे बढ़ना है और फिर एंड में ताकि आपके पास ज्यादा टाइम बचा हुआ होगा। अगर आप स्टार्टिंग के अंदर, मैं देखो एक सिंपल सी आपको लॉजिक बता देता हूं मेरा बेटा, एक ये बेसिक लॉजिक है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। देखो अगर आप स्टार्टिंग के अंदर मुश्किल टाइम लगाओगे ना तो आपका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और कंफर्म है कि जो अगले आसान क्वेश्चंस होंगे ना उन पे भी पैनिक कर जाओगे। क्योंकि देखो लेट सपोज इसकी एक सिंपल सी मिसाल देता हूं, अगर स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर आप दूसरे या तीसरे क्वेश्चन के ऊपर ही फंसे हुए हो, अल्टीमेटली आपका पैनिक अटैक्स आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। यार अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और आधा घंटा हो गया, तो आप लिटरली आप वहीं पे फेल हो चुके हो, आप लिटरली फेल हो चुके हो। वहां पे बस खाली आपको फेलियर वाली जो मार्कशीट है वो कल आपके पास आ जाएगी। जब आप नस का एग्जाम देते हो अगले दिन आपके पास रिजल्ट अपलोड हो जाता है वेबसाइट पे। तो बताने का मकसद ये कि ये काम नहीं करना, उससे बेहतर क्या है, जो सेक्शन आपको आता है उसको पहले अटेम्प्ट कर रहे हो और उस सेक्शन के अंदर से भी सिर्फ इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें, इजी एमसीक्यूज को। जो लेंथी है, जो 50 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेगा, आपको क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा हो जाएगा, उसको छोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हो। अच्छा, फिर फिजिक्स के सेक्शन के ऊपर अगर आप आगे, मैं अगर एग्जांपल दूं इंजीनियरिंग की, तो फिजिक्स के अंदर भी सेम काम करना है कि जो क्वेश्चन इजी होते जाए उनको अटेम्प्ट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। फिर इंग्लिश के ऊपर चले जाओ, कोई मसला नहीं है, आप वापस आ सकते हो सेक्शन से दरमियान आप चेंजिंग, दस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। लेट सपोज अगर आपने स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर 70 या 80 करेक्ट एमसीक्यू सॉल्व कर लिए स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर, यानी कि 60 मिनट्स के अंदर
अगर आपने 70, एक अच्छा बच्चे का, ये नॉर्मल स्कोर बता रहा हूं, एक अच्छे बच्चे का, क्योंकि 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर अगर आपने 80 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए जो कि इजी वाले थे, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि आप नस के अंदर H12 में इजीली एडमिशन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने 80 एमसीक्यू अभी वो अटेम्प्ट करे जो बिल्कुल आसान आसान थे। आपको 100% श्योर है कि भाई मैथ्स में, फिजिक्स में, इंग्लिश में, या फिर अगर सोशल साइंसेस का एग्जाम दे रहे हो तो मैथ्स और इंग्लिश में, या आर्किटेक्चर वाला दे रहे हो, डिजाइन एप्टीट्यूड या मैथ्स और इंग्लिश के अंदर, ये वो एमसीक्यू जो आप 100% श्योर हो करेक्ट है। अब आप जाओगे मॉडरेट के ऊपर, क्योंकि थोड़े से लेंदी थे। अब आप जल्दी जल्दी उनको सॉल्व करने के ऊपर जाओगे। जो लेंदी वाले थे अब उनके ऊपर जाओगे। अभी भी डिफिकल्ट वालों के ऊपर नहीं जाना। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत डिफिकल्ट आपको लग रहा है या जिसकी लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आपने जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल ही छोड़ी हुई है। अब पार्शियल फ्रैक्शन कोई क्वेश्चन आ गया। अच्छा, नस के टेस्ट के अंदर भाई एक क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन और शेडेड एरिया प्रॉब्लम, ये दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो बेसिक मैथ्स के होते हैं भैया, इनको लाजमी तौर पे कवर कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया, अब आपको बिल्कुल नहीं आता पार्शियल फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल, तो भाई आपने इसको अटेम्प्ट अभी नहीं करना। अगर अब सोचने वाला टाइम अभी भी क्या है, इसके लिए नहीं है। जो क्वेश्चन लेंदी है थोड़े से, यानी कि जो 50 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेते हैं, उनके ऊपर जाओ। लेट सपोज नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर आपने ऐसे 20 क्वेश्चन निपटा दिए, इट्स मोर देन इनफ। आप नस के अंदर अगर 140 का स्कोर भी करके आते हो, इट्स गुड टू गो, कोई मसला नहीं है। 140 के ऊपर भी आपको नस में एडमिशन मिलेगा। हाँ, जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छा मिलेगा, मगर फिर लॉन्ग पे जाओ। और सबसे एंड के अंदर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट वालों के ऊपर जाना है। अच्छा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट के लिए भी एक शॉर्टकट होता है, मैं वो एंड में बताऊंगा, मगर सबसे एंड के अंदर आपने सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वालों पे जाना है। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की भी एक स्ट्रेटेजी होती है एप्टीट्यूड के अंदर। भाई जो क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, जो एमसीक्यूज आपको समझ में आ रहे हैं, जिसके ऑप्शंस आपको समझ में आ रहे हैं, वहां पे एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं ऑड वन आउट मेथड, या फिर उसको आसान भाषा में कहते हैं एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर। ठीक है भाई, जो एमसीक्यूज आपको बिल्कुल नहीं आता, जो एमसीक्यूज आपसे बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा, लेट सपोज एक एमसीक्यूज ऐसा है जिसके तो आपके बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है, आपको ये भी नहीं पता फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, किस सब्जेक्ट का है, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा, यानी कि मैथ्स में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके हाथ के तोते उड़ा दे, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। उस सूरत के अंदर फिर सॉल्व करने का तरीकेकार ये होता है कि या तो अपने आंसर्स को आप पढ़ते हो, जो आंसर आपको क्वेश्चन से थोड़ा मैच होते हुए दिख रहा होता है ना, उस पर टिक कर देते, नहीं तो फिर एक और तरीका होता है तुक्का लगाने का, उसको आगे चल के देखेंगे। पहले समझते हैं नस का इंटरफेस कैसा होता है बेटा। अब देखो, जब आप नस की मेन वेबसाइट पे आओगे, मैं अपने पास से कुछ नहीं दिखा रहा, नस की वेबसाइट के ऊपर आओगे, यहाँ पे सैंपल आपके पास कंप्यूटर बेस्ड नेट के एग्जाम का मौजूद है भैया। इस तरीके से आप यूजर अपना पासवर्ड डालते हो, आपको प्रोवाइड करते हैं वो, सही है। अपना एडमिट कार्ड लेकर जाओगे, लाजमी तौर पर याद रखिएगा नस के टेस्ट में आपको सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर जाना है, और कोई भी पिक्चर कार्ड लेकर जाना है। अपने पिक्चर कार्ड का मतलब है अगर आपका सीएनआईसी बना हुआ है, सीएनआईसी लेकर जाओ, अगर सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो अपना बेफॉर्म लाजमी तौर पे लेके जाओ, और साथ में अपनी मैट्रिक की या फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जिसपे आपकी पिक्चर बनी हुई, पिक्चर आपकी प्रूफ कर सके कि आप वाकई में यही इंसान है ना, तो उसको जाके आप सबमिट उसको लेके जाते हो। अब देखो, नस का जो टेस्ट है ना वो ऐसे होता है, अभी विद केमिस्ट्री है, विद केमिस्ट्री। अब नस के अंदर केमिस्ट्री नहीं आती भाई, पहले आती थी केमिस्ट्री। अब देखो, इसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, एब्सेंट द एंजाइम इन स्टमक इज एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ डैश। अब देखो, मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो आपके पास टाइम लिखा हुआ है, स्टार्टिंग टाइम कितने बजे का है ये वो लिखा हुआ है, यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा आपके पास 79 मिनट्स रिमेनिंग है, वो आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, फिनिश टेस्ट करने का ऑप्शन है, खुदारा आपने इधर ही इन ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सिर्फ माउस से आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो आपके पास नेक्स्ट के ऊपर जाने का ऑप्शन भी है, यानी कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है उस पर जाने का ऑप्शन है। यानी कि देखो, मैंने लेट सपोज 1 पे टिक कर दिया, मैंने इस 1 ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब मैं जाना चाहता हूँ, उसको आप सेव करोगे, सेव करने के ऑप्शन पे लाजमी क्लिक करना जरूरी, सेव करना कंपलसरी है, मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा, सेव करने के बाद रिव्यू में डालोगे इसको। लेट सपोज मुझे इस क्वेश्चन के ऊपर डाउट है, बाद में चेक करना चाहता हूँ, तो सेव करने के बाद रिव्यू पे डालोगे। अगर सेव नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, सेव नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो हर क्वेश्चन को सेव करना कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, सही है, नेक्स्ट पे क्लिक करता जाऊंगा मैं। अच्छा, मुझे लेट सपोज अगले सेक्शन पे जाना है। मैंने फॉर एग्जांपल अभी जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है ये बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। अब ये केमिस्ट्री का सेक्शन है यार, केमिस्ट्री अब नस में आती नहीं, तो मतलब इंजीनियरिंग और सीएस में तो नहीं आती ना, तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे सेक्शन पे आ गया। अब ये सेक्शन मेरे ख्याल में आ रहा है हमारे पास फिजिक्स का। हाँ, इसको देखते हैं भैया। When a force is applied to a body, the several effects are possible. Which of the following effect could not occur? The body speeds up, the body rotates, the mass of the body decreases, the body changes direction. अब मुझे लग रहा है यार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बट मैं इसको सेव करूंगा तो फिर आगे जाऊंगा, सेव करूंगा तो आगे जाऊंगा। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ अलग आ रहा है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता भाई, ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। देखो, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आप आगे जाके बढ़ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर भी टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यही चीज आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट करके आगे बढ़ गया, फिर नेक्स्ट करके आगे बढ़ गया, नहीं आता मुझे, नहीं आता मुझे, कोई मसला नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, सही है। और अगर मैं पहले सेक्शन दूसरा अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं सेकंड
ऊपर चला गया, सही है। मैं चला गया नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, ये इंग्लिश का सेक्शन आ गया मेरे पास अभी, है ना। और मेरे पास है नेक्स्ट सेक्शन करते हुए अच्छा भाई, अब देखो जैसे मेरे पास मैथ्स का सेक्शन आ गया, अब ये आपके पास चाहे इंजीनियरिंग की मैथ्स हो, बिजनेस की मैथ्स हो, कोई भी हो, आ गया। अब मुझे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट व्हेन रेक्टेंगुलर सॉलिड, रेक्टेंगुलर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड किसके बराबर होता है, लेंथ विड्थ इनटू लेंथ, या फिर आपके पास होता है लेंथ ऑफ एनी फेस ऑफ द क्यूब, या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर होता है रेस की पावर 2 इनटू हाइट के, या वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म के। अब जो भी इसका आंसर है, मुझे लगता है भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करके मैंने नेक्स्ट पे सेव पहले करेंगे, पहले क्या करेंगे, सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। इसको पहले से समझ लो ताकि पेपर में डिफिकल्टी ना हो। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों का सॉल्यूशन सेट निकालो, जल्दी से रफ पेपर पे सॉल्व किया, इसका लेट सपोज जो भी आंसर आ गया, तो फिर अगेन सेव करूंगा, सेव करके नेक्स्ट पे जाऊंगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये बड़ा मुश्किल आ रहा है, ऑल्दो बहुत ही बच्चा थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत मुश्किल आ रहा है, मुझे नहीं आता। अब जब नहीं आता ना, तो भाई इसको आगे कर जाओ, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओ, फिलहाल छोड़ दो। दोबारा ये चीज जहन में रखो कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको स्किप कर दो, उस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। बार बार एक बात बता रहा हूं, बार बार ये बात बता रहा हूं, खुदा अपने दोस्तों को बात बताओ। और अगर लेट सपोज मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ, जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, सही है, मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे लगता है मैंने सॉल्यूशन किया, मेरा आंसर 11 आ गया, यहाँ पे 10 गिवन है, 12 गिवन है, 14 गिवन है, 16 गिवन है। लेट सपोज मेरा आंसर 11 आ रहा है, 10 और 12 के बीच का। अब मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता चल रहा यार। अगर तो मैं एक क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो ना, सॉल्व करने के बाद अगर आपको लगता है कि उसका ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा करेक्ट वन, तो फिर उसको सेव करके रिव्यू में डालो, ताकि आप उसको बाद में एटलीस्ट गो थ्रू कर सको, बाद में आप उसको ताकि गो थ्रू कर सको, सही है ना। बाकी आप उसके ऊपर आगे, जैसे लेट्स सपोज मैं नेक्स्ट करूंगा ना, नेक्स्ट करके मैं प्रीवियस पे वैसे भी जा सकता हूं, नहीं तो भाई नेक्स्ट करके आप पीछे बैक साइड पे भी आ सकते हो, उसमें कोई मसले की बात नहीं है, सही है ना। तो आप उसको भी देख सकते हैं। आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो, अगर आपको नहीं इसका पता आंसर क्या होगा, तो फिर आप पर्टिकुलरली उसको रिव्यू पे डाल सकते हो। बात क्या कर सकते हो, उसको रिव्यू डाल सकते हो। हेल्प पे आप चेक कर सकते हो कि भैया क्या हेल्प आपको गिवन है, यहाँ पे हमने फिलहाल उसको बंद किया हुआ है। टेस्ट से पहले वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट से पहले वो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। और अगर मैं जाता हूँ इस टेस्ट के ऊपर, लेट सपोज, अच्छा बेटा अब देखो जरा यहाँ पे आके वापस इस बात को समझ लो कि मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखो। अब मैं यहाँ पे सबसे एंड की आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप लोगों ने अगर किसी एमसीक्यू को अटेम्प्ट नहीं करा, उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, सही है। अगर आपने गलत मार्क किया तब भी नेगेटिव मार्किंग नस के टेस्ट में नहीं होती, तो आप तुक्के मार सकते हो। नस के टेस्ट के अंदर आप बिल्कुल तुक्कों को लगा सकते हो और तुक्के आप मार सकते हो नस के टेस्ट, क्योंकि नस के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं है और नहीं हो सकती। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा नस के एग्जाम में। कोई स्मार्ट वॉच या जो आजकल एक आपके पास स्मार्ट, अब तो खैर चश्मा भी आ गया माशाल्लाह से, भैया कोई आपके पास रिबन के क्लासेस जो स्मार्ट आपके पास ग्लासेस हैं वो अलाउ नहीं होंगे, ध्यान में रखिएगा, भाई डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सेकंड नंबर के ऊपर पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहले तमाम सेक्शंस के इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करोगे, और इजी भी वो वाले जो विद इन 50 to 30 सेकंड्स के अंदर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, पहले उनके ऊपर जाओगे, सही है। उसके बाद आप सेकंड इजी एमसीक्यूज के ऊपर जाओगे जो कि 50 सेकंड से ज्यादा टाइम रखते होंगे, हैं तो वो भी इजी, अगर आपको करना भी आते होंगे। देखो एक एमसी दो तरह के एमसीक्यूज होंगे, एक एमसीक्यूज वो होगा जो बहुत इजी है, जो डायरेक्टली आपको पता है आंसर क्या होगा, या फिर आपको पता है कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, तो वो आप पहले सॉल्व करोगे पूरे सेक्शन के। फिर आप उसके ऊपर जाओगे जो कि आपको लगता है थोड़ा टाइम टेकिंग है, आता आपको वो भी है, ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ गया, कोई और चीज का आ गया, आपको आता वो भी है, मगर आपको पता है वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आ गया लेट्स से, तो आपको पता है वो टाइम टेकिंग है, तो फिर सेकंड बारी में उसको अटेम्प्ट करिएगा। फिर तीसरे नंबर के ऊपर वो जो आपको नहीं आ रहे थे या जिनके कॉन्सेप्ट आप भूले हुए हो, तो फिर पूरे पेपर में से, सिर्फ सेक्शन की बात नहीं कर रहा, पूरे पेपर में से देन आप मॉडरेट के ऊपर जाओगे, और सबसे लास्ट के अंदर जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे ना उनके ऊपर जाते हैं। अच्छा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये हर पेपर में डाले जाते हैं, इनको अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रेटेजी होती है। लेट्स सपोज एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसे टॉपिक है जो आपको टॉपिक भी नहीं पता किस टॉपिक का क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन या फिर जो मॉडरेट भी होते हैं, डिफिकल्ट सॉल्व करने की सबसे पहली स्ट्रेटेजी दुनिया के अंदर ये एग्जिस्ट करती है कि भाई एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन। एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन का मतलब क्या है कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन पढ़ के आपको लेट सपोज समझ में आता है, मगर आपको सॉल्व करना नहीं आता ना, आपको टॉपिक पता है, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो आपके पास आर्किट डिजाइन एप्टीट्यूड का हो, जो किसी भी चीज का हो, आपको वो सॉल्व करना पर्टिकुलरली बिल्कुल नहीं आता, वो आपको सॉल्व करना बिल्कुल नहीं आता। आप क्या करोगे, आप एटलीस्ट अगर रॉन्ग आंसर्स को पिक कर सकते हो, तो आप बारी बारी, लेट सपोज आपके पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। अब देखो कि यार लेट सपोज मेरे पास जो है ना सूरज की बात हो रही है, कोई उसका मोमेंटम पूछा हुआ है, कोई लेट सपोज डिस्टेंस पूछा हुआ है, कोई भी चीज पूछी हुई है, तो भाई एक ऑप्शन बहुत ही छोटा है, तो मैं कंसीडर करता हूं यार ये तो कभी भी नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल ये तो कभी भी मेरा करेक्ट आंसर नहीं होगा,
बाकी 3 होंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद आपने कंसीडर किया कि डी भी नहीं हो सकता, तो बी या सी में से कोई एक करेक्ट होगा। फिर अल्लाह का नाम लेके किसी एक पे आप जा सकते हो। तो आप बारी-बारी अपने रॉन्ग ऑप्शंस को या तो एलिमिनेट करते हो, या फिर बहुत दफा ऐसा होगा कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और सॉल्व आपको जो ऑप्शंस के आंसर गिवन थे ना, वो गिवन है 10, वो गिवन है आपके पास लेट्स सपोज 10 गिवन है, फिर 20 गिवन है, फिर आपको गिवन है 15 और एक आपको गिवन है लेट्स सपोज 17। अब मेरा जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 12। तो फिर मैं रॉन्ग ऑप्शंस को तो एलिमिनेट करूंगा। अगर तो मेरी कैलकुलेशन सही है तो इसका मतलब जो भी करीब तरीन वाला होगा वो करेक्ट हो सकता है। या फिर एक तुक्का लगाने की स्ट्रेटेजी होती है हमारे पास डिफरेंट पेपर्स के अंदर। तुक्का लगाने की एक स्ट्रेटेजी होती है कि भाई हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत नॉर्मल बात है, कुछ क्वेश्चन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होंगे हर सेक्शन, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, चाहे वो पर्टिकुलरली इंग्लिश। कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो हद से ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, आपको उनका टॉपिक भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो भाई अगर तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये तुक्का लगाने वाली स्ट्रेटेजी उसके ऊपर नहीं है। अगर तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ऑप्शंस के ऊपर आप रॉन्ग एलिमिनेट कर सकते हो, तब तो आप नॉर्मल स्ट्रेटेजी को फॉलो करो कि आपने सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद आप पर्टिकुलरली कर लो। बट अगर क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आपसे दक्कन पूछा हुआ है, आपको अर्थ भी नहीं पता क्या होती है, लेट्स सपोज आपसे ईस्ट के बारे में कोई चीज बता रही है और आपको ये भी नहीं पता कि ईस्ट होता क्या है, शायद इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आखिरी के 10 मिनट में टाइम दो। आखिरी के 10 मिनट में टाइम कैसे दो इनको, कि भाई तुक्का लगाने की स्ट्रेटेजी होती है कि पूरे पेपर के अंदर आपको ये तो आइडिया होगा ना कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। जो भी ऑप्शन सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है ना, उस ऑप्शन को डायरेक्टली उन तमाम एमसीक्यू पर लगा दो, जो भी आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन थे, जो आपको बिल्कुल नहीं आते। आप बारी बारी पढ़ते हुए जा रहे हो, अगेन अब नेक्स्ट 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 करते हुए जा रहे हो। तो जो क्वेश्चन अब आपके अनअटेम्प्टेड रह गए, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते, जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते, अच्छा ये चीज एग्जामिनर से कंफर्म आपने जरूर करनी है। भाई अगर मैं प्रीवियस के ऊपर जाऊं तो क्या मेरा पुराना वाला ऑप्शन रिमूव तो नहीं हो जाएगा? वो वैसे नहीं होगा क्योंकि सेम हुआ होता है, बट स्टिल आपने कंफर्म जरूर करनी है एग्जामिनर से पेपर से पहले। सेकंड नंबर के ऊपर तो लास्ट स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी, जो एमसीक्यूज बिल्कुल नहीं आते उनको छोड़ के खाली नहीं आना। बेटा खाली जो घर होता है ना, वो शैतान का घर होता है, खाली दिमाग भी शैतान का दिमाग होता है, और जो खाली पेपर होता है ना, वो एक बेवकूफ बच्चे की निशानी को शो करता है। अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग अलाउ नहीं है, तो खाली पेपर का मतलब ये कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ा है, तो इसका मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, आपको ये भी नहीं पता कि लेट सपोज उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था आपसे मोमेंटम, आपको मोमेंटम का एम भी नहीं पता, या लेट सपोज एक क्वेश्चन आया हुआ इंटीग्रेशन का, आपको इंटीग्रेशन का आई भी नहीं पता, क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे क्वेश्चन को आप टाइम उस पर लगा नहीं सकते। ऐसे क्वेश्चन अगर कोई आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आगे जा रहे हो, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए एंड के अंदर बिल्कुल, तो फिर आपने करना ये कि जो भी एमसीक्यू ऑप्शन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा था ना, ऐसे तमाम क्वेश्चंस के ऊपर आपने वो एक ऑप्शन ही लगाना है, एक ऑप्शन। उसकी रीजन ये होगा जो एमसीक्यू सबसे रिपीट कर रहा है, 99% चांसेस होते हैं कि भाई उस पेपर के अंदर वो ऑप्शन सबसे ज्यादा दिया हुआ था। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स के अंदर। भाई जो भी आपके पास ऑप्शन थ्रू आउट द पेपर सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, तो मतलब ये होगा कि जो भी आपके लास्ट के अंदर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, लेट सपोज आपके 12 ऐसे क्वेश्चन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थे, आपको उनका कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, इट्स मसला नहीं है। 12 अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन है जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थे, उन 12 के ऊपर आपने वो सेम ऑप्शन सब पे लगा दिया, उससे फायदा ये होगा एट द एंड ऑफ द डे, भाई आपको एटलीस्ट उन 12 में से 7 का आंसर मिल जाएगा, या 6 का एटलीस्ट आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, 6 का आपको पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा, ये नॉर्मल सी बात। सेकंडली नेक्स्ट के टेस्ट में नॉर्मली आपके पास कोई चेकिंग वगैरह इतनी प्राइस पेपर है, चेकिंग अगर होगी भी तो उसमें कोई फायदा होता नहीं है, सही है ना, उनकी वेबसाइट पे गिवन होगा आपके पास। सेकंड नंबर के ऊपर भाई खुदा प्रेशर नहीं लेना, जो टेस्ट से आपके पहले का टाइम है उसके अंदर आप लाजमी तौर पे लाइट सी मील करके जाए और लाइट सी मील के ऊपर कवर करके जाएं। आप लोगों का कोर्स हम लोगों ने पूरा कवर करवाया, उस कोर्स को लाजमी तौर के ऊपर आप गो थ्रू कर लो, आखिरी दिन के ऊपर फॉर्मूलाज लाजमी तौर पे पढ़ लो, नाश्ता वगैरह हल्का करके जाओ, पहले खाबे और हांडियां रात में नहीं फोड़नी। लोग इस्लामाबाद जाके बिल्कुल उतावले हो जाते हैं, ये टेस्ट से एक दिन पहले उतावले हुए भी होते हैं कि भैया बहुत अच्छी फूड टेस्ट ऑन, फिर टेस्ट से पहले का काम ही नहीं है। जब टेस्ट हो जाए तो उसके बाद फूड स्ट्रीट घूमो, मरी चले जाओ, मॉल रोड जाके घूमो बेटा, मगर उससे पहले माल रोड शाल रोड घूमने की जरूरत नहीं है, उससे पहले टेस्ट के ऊपर फोकस करो, तैयारी करो, अल्लाह ताला का नाम लो और इंशाअल्लाह अच्छा जाके परफॉर्म। सेकंडली 10 के नेट नंबर 2 की तैयारी, जैसे ही आपका टेस्ट हो जाए, आपका नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ही आपका एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस का, अगले दिन ही आपके पास पर्टिकुलर आपका रिजल्ट अवेलेबल हो जाता है, अपना रोल नंबर वगैरह जाकर डालोगे तो पोर्टल पे आपका रिजल्ट आ जाता है। तो भाई आपने नेट 2 की तैयारी, जो भी आपका रिजल्ट आए, जो भी आपका रिजल्ट आए, नेट 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। 10 के नेट नंबर 2 के लिए हम कंप्लीट कोर्स एक दफा कवर करवाएंगे, फिर नेट 3 के लिए कवर करवाएंगे, फिर नेट 4 के लिए कवर करवाएंगे। नेट 1 से पहले जो बच्चे अगस्त के बैच में आए हुए, कंप्लीट कोर्स हमने कवर करवाया, नेट 2 के लिए भी कवर करवाएंगे, नेट 3 के लिए भी करवाएंगे, नेट 4 के लिए भी करवाएंगे। नेट 2 के लिए पढ़ना आज से स्टार्ट करना है, अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करा। हमारी लाइव क्लासेस सारी की सारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं, पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही होती है और हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स होते हैं। मैंने आप लोगों को
प्रोफेसर हंजला के, प्रोफेसर आफ्ताब की लाइव मैराथन सॉल्व करवाई, उसके जरिए दिखाया किस तरीके से पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर स्मार्ट बोर्ड पे हमारी ये क्लासेस जो कंडक्ट होती हैं बेटा, ये किसी ज़ूम शूम की एप्लीकेशन पे नहीं होती, हमारी अपनी एप्लीकेशन है, अपना पोर्टल है, वहीं से लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन करते हो। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। इसके अलावा लाइव क्लास के अंदर हमारे टीचर्स जो भी आपको क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ाते हैं उसकी प्रैक्टिस शीट साथ प्रोवाइड करते हैं। ना सिर्फ वो प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करते हैं बल्कि सबसे खास बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह हर सब्जेक्ट के दो प्रोफेसर तो मौजूद हैं, जबकि जो प्रैक्टिस शीट आपको मिलती है, लेट्स सपोज अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, प्रोफेसर आफ्ताब मेरे साथ मैथ्स पढ़ा रहे हैं, दोनों टीचर जो भी चीज आपको पढ़ाएंगे साथ ही आपको अपनी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उस क्लास में जो पढ़ाया गया था। और फिर जो तीसरे हमारे प्रोफेसर होते हैं उस प्रैक्टिस शीट का आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि प्रैक्टिस शीट का आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा आप लोगों की तमाम वीकली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, क्लास में पढ़ाया गया उसका नेक्स्ट वीक टेस्ट कंडक्ट होगा और उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ये जो वीडियो सॉल्यूशन होते हैं हमारे थर्ड प्रोफेसर बनाते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर थर्ड प्रोफेसर। इसी तरीके से आप लोगों को सबसे खास बात जो यहाँ पे मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे मिलता है कि आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती है, कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी के अंदर किसी एप्लीकेशन पे नहीं मिलेगा, बट हमारे पास आपको ये भी मिलता है फीचर कि आपकी लाइव डाउट क्लासेस होती हैं। जो तीसरे प्रोफेसर हैं वो अपनी सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास लेते हैं। इसके अलावा आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे हमारी डाउट टीम्स अलहदा होती है जो के भी अलावा हैं। आपको ये तमाम फीचर्स हमारे पास मिलते हैं। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाते हो आपको फायदा ये होगा, पाकिस्तान के तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, सबकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, 10 बिजनेस स्कूल, फास्ट बिजनेस प्रोग्राम, लम्स का टेस्ट 15 फेब को आ रहा है, चाहे आईबी हो, सबकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप अप्लाइड साइंसेस 10 में अप्लाई कर रहे हो तो आपको एमडी कैट, एकेयू, नम्स सबकी तैयारी कवर अप करवा रहे होंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके डिफरेंट बैचेस होंगे और आपको उस एक बैच की फीस कंप्लीट एकेडमिक ईयर पूरे साल की फीस होती है, इट्स अ वेरी मिनिमल फीस। उसमें जो हम फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं मैं आपको गारंटी दे सकता हूं पूरे पाकिस्तान का कोई इदारा अगर जितने फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस जोन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एफएलपीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान का कोई इदारा अगर 70,000 रुपए के अंदर भी वो चीज आपको प्रोवाइड कर देना तो आप आके हमें जरूर बताइएगा, हम आपको आपकी फीस भी रिफंड कर देंगे और हम आपको उस जगह की फीस पे करने को तैयार हो जाएंगे। इट्स नॉट इवन पॉसिबल। या आपको पूरे पाकिस्तान का कोई इदारा कोई आपको ऐसा फीचर प्रोवाइड कर रहा है जो हम प्रोवाइड नहीं कर रहा, हमें वो बताइए, हम आपको वो फीचर भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। जो बच्चे हमारे बैचेस के अंदर मौजूद हैं उनसे जरूर फीडबैक लें, किस तरह का उनको पर्टिकुलरली समझ में आया, उन्होंने नेट 1 की तैयारी कैसे करी। 10 के नेट नंबर 1 के लिए हमने पूरा कोर्स कवर करवाया। प्रोफेसर आफ्ताब हूँ, प्रोफेसर रोनाल्ड हूँ, प्रोफेसर बिलाल हूँ, नजला बुखारी हूँ, एकेडमिक काउंसलर कोऑर्डिनेटर का एक्सेस आपको मिल रहा होता है। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, हर वीक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, एफएलपीज कंडक्ट होते हैं, मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं। भाई इतना बड़ा प्रैक्टिस जोन है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दुनिया के अंदर, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जितनी चीजें हमारे पास गिवन है और हर नेट से पहले आपके एफएलपीज कंडक्ट होंगे 2-2, 3-3, 4-4, ताकि आप रियल टाइम एक्सपीरियंस दे सको किस तरीके से नेट के एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल जब जाके आप पेपर दो तो लाजमी तौर पर अपने क्वेश्चन शेयर करिएगा। आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस ताकि हम उनको सॉल्व कर सकें और आप लोगों के लिए मजीद फायदा करके आ सकें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत सारी दुआ में रखिएगा। थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।